पास देखिए, अब सब्सक्रिप्शन का पूरा एक, जिस तरीके से हमने अपोलो क्लाइंट जब यूज करते हैं तो हमने पूरा एक उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया और वो फिर हमने उससे क्लाइंट बनाया और क्लाइंट बनाने के बाद हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज किया। सेम काम हमारे पास सॉकेट के लिए करना पड़ता है, क्योंकि सॉकेट के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती है, तो ये काम करना पड़ता है हमें। तो अब ये देखें, सॉकेट के लिए डेफिनेटली हमें ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कौन सी? अगर हम सॉकेट यूज कर रहे हैं, अगर आप सॉकेट यूज नहीं कर रहे एप्लीकेशन के अंदर, सॉकेट से मतलब सॉरी, सब्सक्रिप्शन यूज नहीं कर रहे ग्राफक्यूएल की, तो आपको इस वाले पेज पे आने की जरूरत नहीं है। वही वाला जो पहला वाला पेज था वो गुड इनफ था। आपको ये जो इतना सारा कोड नजर आ रहा है यहाँ पे, वो इसी वजह से आपको नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है, वेब सॉकेट। अच्छा सर, ये एक्चुअली वेब सॉकेट ना कहें तो ज्यादा बेहतर, अभी हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे यूज करें सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, ताकि आप लोगों को इंटरलिंक रहे सारी चीजें। जी बोलिए। सर, ये सब्सक्रिप्शन आपने किस लिए बताया था कि किस लिए हम यूज करते हैं इसको? किसी भी चीज को याद आने के लिए? नहीं तो नहीं, एक्चुअली देखें, फेसबुक में अगर आपको मुझे ये बताएं कि आप किसी एक पोस्ट को लाइक करते हैं, तो क्या जी सामने जी वाले जी के पास नोटिफिकेशन जाता है कि हाँ यार इसने इस पोस्ट को लाइक किया? जी, जाता है सर। और लाइक करने के बाद आई थिंक उसके बाद काउंट्स भी आ रहे होते हैं, या वॉट एवर, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जी ये जी 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 फॉरन जी जो काम हो रहा होता है ना, ये रियल टाइम काम होता है। रियल टाइम मतलब अगर हम चैट की बात करें, तो चैट के अंदर क्या होता है, हम किसी को मैसेज करते हैं, सामने वाले के पास फॉरन जाता है और वो फॉरन रिप्लाई करता है, या टाइम जी जी। लेता है ये काम? फौरन ही दे देता है रिप्लाई। फॉरन दे देता है ना। अच्छा, अगर मैं ईमेल की बात करूं, तो ईमेल में क्या होता है? उसमें थोड़ा सा ईमेल में डिले आता फॉरन है। वाला काम नहीं होता, हाँ थोड़ा सा डिले आता है ऐसे ही, क्योंकि वो जाएगा फिर अपने सर्वर पे जाएगा सारी चीजें। तो जो रियल टाइम काम होते हैं ना, रियल टाइम काम के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारी एप्लीकेशंस के अंदर वेब सॉकेट्स, ठीक जी है। जी और वेब सॉकेट्स का जो मतलब क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, वो होता है पब सब का। पब सब का मतलब कोई चीज पब्लिश होगी तो उसको जिस जिस जिन जिन सब्सक्राइब किया हुआ होगा उनके पास सब्सक्रिप्शन जाएगी। जिस तरीके सब्सक्रिप्शन से अभी जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले यूट्यूब की एग्जांपल दी थी, यूट्यूब के ऊपर जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब का जो चैनल कोई वीडियो पब्लिश करता है, तो सब्सक्राइब आपने क्या होता है, तो आपको सब्सक्रिप्शन आती है कि भाई इस चैनल ने ये वाली वीडियो अपलोड की है। ऐसा ही होता है ना। तो ये वही वाला काम है। अच्छा, ठीक एक हो और भी गया। चीज है, अगर आप लोग और दूसरा एंगल से सोचें, तो फेसबुक के अंदर एक और चीज है कि पोस्ट के ऊपर आप कमिट करते हैं। आपके पास बहुत सारी पोस्ट मौजूद हैं, लेकिन आपने जिस पोस्ट के ऊपर कमिट किया हुआ होता है, तो उस पोस्ट के ऊपर जब भी कोई नया कमिट आता है, तो आपको पता चल रहा होता है कि यार इस पोस्ट में वापस कोई कमिट किसी ने रिप्लाई किया हुआ है, कमिट किया हुआ है, वॉट एवर कुछ भी होता है, ऐसा होता है। जी सर, जी जस। क्योंकि वो आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। आप स्पेसिफिक बटन, जरूरी नहीं है कि आप बटन प्रेस करके ही सब्सक्राइब करें, हम प्रोग्रामेटिकली भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं ना लोगों से। तो ये वही वाला काम है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन ये है। तो अभी हम, अगर मैं, अब ये सब्सक्रिप्शन तरीका है, सब्सक्रिप्शन यूज करने का यही तरीका है कि आपको ये सब्सक्रिप्शन ट्रांसपोर्ट डब्ल्यूएस एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, और इसके बाद आपको यही वाला काम करना पड़ेगा। अगर आप ये देखें तो मैंने ये वाला काम किया हुआ है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। यूआरआई दे दी। अब ये यूआरआई आपको, पहले सर तो ये हम, हमारा। अगर, हाँ बोले बोले। सर पहले हम अपना वो उसका यूज करते थे, अपना गेटअप का। ये हमने अपना सर्वर बनाया हुआ है, ये वो यूआई। बिल्कुल सही कहा आपने। असल में जब आप, जिस तरीके से आप, जिस तरीके से आपको ग्राफक्यूएल के सर्वर का लिंक मिलेगा ना, अगर उस ग्राफक्यूएल के ऊपर उन्होंने वेब सॉकेट यूज की हुई होगी, तो उसका लिंक वो अलग से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर ग्राफक्यूएल भी यूज किया हुआ है, और साथ साथ ग्राफक्यूएल के अंदर मैंने उसकी सब्सक्रिप्शन भी यूज की हुई है। तो मुझे दो लिंक सेलेक्ट मिले हुए हैं। देखिए, एक सब्सक्रिप्शन का लिंक होता है इस तरीके से, किस तरीके से हम बताएंगे, डब्ल्यूएस डब्ल्यू से। एस एंड देन ये। अब ये जरूरी नहीं है कि अभी तो ये मेरे पास, अगर आप गौर से देखें, ये वाला यूआरएल और ये वाला यूआरएल सेम है। सेम है। हर दफा जरूरी नहीं है कि सेम हो। जी जी। सब्सक्रिप्शन के लिए हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पे ये भी कर दिया हो, इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा मुझे।
अच्छा, आई एम बैक, सॉरी यार। अच्छा, तो लाइक हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन का लिंक चेंज हो, तो ये आप जो सर्वर बनाएगा उससे आप डिटेल्स लेंगे। जिस तरीके से अगर आप, हमें पता था ना कि api.github.com/graphql करेंगे तो ये गिटहब का GraphQL एक्सेस होगा। अगर हमें ये यूआरएल नहीं पता होता तो क्या हम GraphQL को एक्सेस कर पाते? नो सर। तो ये वही वाली बात है, जब आप सर्वर यूज करते हैं तो उसकी डिटेल्स आपके पास मौजूद होगी कि जिस तरीके से यूजर्स लेने हो आपको रेस्ट एपीआई से, तो किस तरीके से, जैसे आपको पता है ना गिटहब के अगर मुझे यूजर्स लेने हो तो किस तरह मिलता है। रेस्ट एपीआई तो की बात करूं थोड़ी देर के लिए जल्दी से। GraphQL स्लैश गिटहब नहीं नहीं, स्लैश यूजर्स यूजर आ लेने के लिए। जाएगा एंड पॉइंट। हाँ, API एंड डॉट पॉइंट यूजर्स गिटहब। नजर आ रही है, ये रहा मेरा जी स्क्रीन सर। नजर आ रही है सबको ना? जी जी सर। तो ये देखें, अब मुझे पता है कि यार जब मुझे गिटहब के यूजर्स लेने जाने तो उसका ये यूआरएल है। इसी तरीके से हर चीज के अपने यूआरएल्स होते हैं, जो जो आप सर्वर यूज करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको मिलेगी कि आपको अगर ये लेना है, फैच करना हो तो आपका ये यूआरएल पे एक्सेस करना है, ये फैच करना हो तो आपको इस यूआरएल पे एक्सेस करना है। सेम यहाँ पे भी यही है, जब आप ग्राफक्यूएल यूज करने जाएंगे तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये मेरे पास ग्राफक्यूएल का सर्वर का लिंक है ये, और अगर आप वो सब्सक्रिप्शन भी यूज कर रहे हैं तो वो बताएगा कि ये मेरे सब्सक्रिप्शन का लिंक है। सिंपल। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये मुझे कैसे पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देखें इन्होंने ये सब्सक्रिप्शन के नाम से डाला हुआ है, तो हो सकता है मैं अपने इवन के जब हम सर्वर पढ़ेंगे तो हम चेंज भी करेंगे इसको। हम अपना यूआरएल ग्राफक्यूएल से क्या कर देंगे, सब्सक्रिप्शन। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक यूआरएल चेंज करना है वहां से तो हो जाएगा सारा काम। ये हम देखेंगे जब हम सर्वर साइड पे जाएंगे। वेल, आगे चलते हैं। सर ये आपने URL के वेरिएबल को URI क्यों लिखा हुआ है? यार यूआरआई कहते हैं, ये एक टर्म है, मैं आप लोगों से, ये एक डिटेल टर्म है, मतलब एक डिस्कशन होगी, मतलब समझाने के लिए होगा सब कुछ। तो वो मैं अभी थोड़ी देर, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हम स्पेसिफिक इस टॉपिक पे रहें, उस पर आते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है? सही। मतलब ये छोटी सी चीज है, ये मैं क्लियर कर दूंगा, ये इतनी बड़ा मसला नहीं, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये देखें, क्या ये वाला काम हम पहले कर चुके हैं? HTTP लिंक हमने बनाया था, यस हाँ सर। शायद। ठीक है? अब हमने Yes, क्या sir. किया, ये सॉकेट भी बना लिया। अब रिक्वेस्ट दोनों तरफ से आएगी, सॉकेट पे भी आएगी और इस पे भी सर, ये आएगी, हमारी ग्राफक्यूएल पे भी। ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट क्या चीज है? ऑप्शंस, इस सॉकेट के साथ हम ऑप्शंस पास कर सकते हैं। रिकनेक्ट का मतलब अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसको दोबारा रिकनेक्ट करें, और भी एडवांस चीजें इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। ये अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगी। अब देखें, ये स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्प्लिट का क्या मतलब है, किसी को पता है? ये ऐसे ही पढ़ के समझ में आ रहा है? थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखी हुई है। सब्सक्रिप्शन और क्यूरी वगैरह को आपस से स्प्लिट कर रहा है। लगा कर रहा है सर। एग्जैक्टली। सर ये गेट मेन डेफिनेशन क्या है? गेट मेन डेफिनेशन, ये इसके एक फंक्शन है जो हमें मिलेगा यहाँ से, ये एक इसकी यूटिलिटी है। तो इससे सही। क्यूरी आएगी और क्यूरी डेफिनेशन कहाँ पे सेव हो जाएगी, यहाँ पे, ठीक है? अब हम देखते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन के अंदर काइंड, मतलब ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन है, इन्होंने कहा कि ये आपको इस तरह यूज करना है। अब ये कहता है कि अगर सब्सक्रिप्शन आएगा तो इसको कहाँ पे जाना चाहिए, इस वाले लिंक पे। और अगर क्यूरीज आएंगी या म्यूटेशन आएगी तो उसको कहाँ पे जाना चाहिए, इस वाले लिंक के ऊपर। तो ये इस फंक्शन से इन्होंने जो चीजें आ रही थी उसको स्प्लिट कर दिया, खुद से किया हुआ है। हमने इसके अंदर कुछ स्पेशल काम नहीं किया हुआ, इन्होंने कहा कि ये आपको यूज करना है स्प्लिट लिंक, तो हमने कर लिया। मैंने क्या किया हुआ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये मेरे पास सॉकेट था, ये मेरे पास HTTP आ गया हमारा क्यूरी के लिए। एरर को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, ये देखें स्प्लिट लिंक। तो ये देखें, ये वही वाला काम किया हुआ है, मैंने कोई स्पेशल काम नहीं किया हुआ, स्प्लिट यूज किया हुआ है, क्यूरी आई और ये मेरे दोनों लिंक्स जो मैंने बनाए हुए थे, वेब सॉकेट का लिंक और ये HTTP का लिंक क्यूरीज और म्यूटेशन के लिए। अब यहाँ सॉरी सर, ये जरा स्प्लिट जरा दोबारा बता दें कि पर्पस क्या होता है? स्प्लिट का पर्पस ये है कि आपके पास जो अब अभी होगा कि आप अपोलो क्लाइंट यूज करेंगे और सब्सक्रिप्शन की भी क्यूरीज और म्यूटेशन की भी क्यूरीज, मतलब सब्सक्रिप्शन, म्यूटेशन और क्यूरीज इटसेल्फ, ये सारी चीजें आपके पास एक ही क्लाइंट के थ्रू जाएगी। कौन से क्लाइंट के थ्रू? अपोलो क्लाइंट के थ्रू। अब मुझे ये बताएं कि सब्सक्रिप्शन के लिए तो हमने यूआरएल अलग दिया हुआ है ना, यूआरआई हमने अलग दिया हुआ है। जी सर।
अब मुझे ये बताएं कि अगर आप सारी चीजें एक साथ भेज देंगे तो इसको कैसे पता चलेगा, ग्राफक्यूएल के सॉरी अपोलो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि क्या चीज कौन से वाले लिंक पे भेजनी जी है? सर, ये उसके लिए ठीक है स्प्लिट सर। किया हुआ है हमने। तो कंफ्यूजिंग यहाँ पे पॉइंट स्प्लिट किया, हाँ, ये बीच में समझ लीजिए मिडलवेयर बन गया, एक बीच में पॉइंट बन गया जहाँ पे वो डिसाइड करेगा कि सब्सक्रिप्शन आ रही है या क्यूरी आ रही है या म्यूटेशन आ रही है। तो क्यूरी और म्यूटेशन का वो कहाँ पे भेजेगा? HTTP लिंक पे। HTTP लिंक के ऊपर। एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा यार, सॉरी यार, थोड़े से मसले मसाइल। कोई बात नहीं सर। आगे चलते हैं। चले, ये तो हमने देखे। अब इससे क्या हुआ? इससे इसने मुझे एक स्प्लिट का लिंक दे दिया, यानी इस लिंक के अंदर सारी चीजें आ गई। अभी यहाँ पे एक और चीज मैंने यूज की, अभी इसको भूल जाएं। अभी हम वापस कहाँ पे चलते हैं? इसी डॉक्यूमेंटेशन पे। और यहाँ पे देखें इसने क्या किया हुआ है। अपोलो क्लाइंट के अंदर पहले यहाँ पे हम स्पेसिफिक ग्राफक्यूएल का लिंक देते थे, अब हमने कौन सा लिंक दे दिया? का स्प्लिट। जो अभी जो हमने पूरा फंक्शन बनाया स्प्लिट लिंक, ये स्प्लिट लिंक क्या करेगा? ये देखेगा कि ग्राफक्यूएल की क्यूरीज के अंदर क्यूरी या म्यूटेशन आ रही है तो उसको HTTP लिंक की तरफ फॉरवर्ड करेगा, और ये देखेगा अगर सब्सक्रिप्शन की आ रही है तो उसको वो सब्सक्रिप्शन के लिंक की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। मेक सेंस? जी सर। हाँ सर, बट ये जबरदस्त। इसे कैसे पता चला कि अगर ये कोई क्यूरी या म्यूटेशन आ रही है तो उसको इधर भेजना है, और अगर तो कोई पहले सब्सक्रिप्शन फंक्शन आ रही बनाएंगे ना हम, उसका फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे उसको। असल में देखें इसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप सारा काम अपोलो क्लाइंट से ही करोगे ना। तो अपोलो क्लाइंट के अंदर मैकेनिज्म पूरा यूज हुआ होगा ना। जब भी आप जिस तरीके से हम HTTP की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर को कैसे पता चलता है कि ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट है, पुट की रिक्वेस्ट है, डिलीट की रिक्वेस्ट है? उस पर हम स्पेसिफिक वो डाल के भेजते हैं ना, गेट, पुट, पोस्ट, जैसे हम डिलीट। हाँ। मेंशन तो करते इस हैं पे भी तो पहले। ये देखें, इन्होंने अपने पास देखें ये वाला काम किया हुआ है। इन्होंने कहा, इनके पास इम्प्लीमेंटेशन ये हुई है, कह रहा है कि अगर किसी भी जो आप एक क्वेरी भेजिए उसका जो काइंड का मतलब उसकी टाइप, अगर उसकी टाइप ऑपरेशन डेफिनेशन है या क्या है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। तो ये इसको फर्स्ट वाले लिंक की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, वरना वो किस पे जाएगा? सेकंड वाले HTTP के लिंक ऊपर, पे। HTTP रिक्वेस्ट। तो ये इनकी अपनी इंप्लीमेंटेशन है, हमें इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा इस तरीके से यूज करना। बहुत सी दफा होता है ना, अब आप रिएक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही होती है बैक पे, क्या हमें सब चीजें समझने की जरूरत है कि वो पीछे क्या क्या कर रहा है? हाँ, नो अच्छी बात सर। है, समझना चाहिए इफ यू वांट। बट अगर आप दूसरे एंगल से सोचो तो हम वो सारी चीजें समझते नहीं, हम डायरेक्ट रिएक्ट की एप्लीकेशन यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट ऐप .js पे आके हम अपना रिएक्ट का काम करना स्टार्ट करते हैं, उसके पीछे के मैकेनिज्म को नहीं समझते। ऐसा ही है ना? जी सर। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ तक आपके पास अब दो चीजें आप हमारी क्लियर हो जानी चाहिए आपको। मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से। HTTP लिंक और सॉकेट लिंक, दोनों चीजें क्या यूज करेंगे एप्लीकेशन के अंदर, ये क्लियर है? जी सर। ठीक है। अगर बूट स्टार्ट की बात करूँ तो ये रहा आपके पास। अब ये देखिए, कनेक्शन पैरामीटर जिस तरीके से ऑप्शंस था उस तरीके से ऑप्शंस के अंदर एक चीज और भी मौजूद है। क्या चीज मौजूद है? कनेक्शन पैरामीटर्स। अच्छा हाँ। और कनेक्शन पैरम्स के अंदर ऑट टोकन, और ये हम ऑट टोकन दे रहे हैं। अगर हो सकता है कि आप लोग जिस तरीके से हमारी एप्लीकेशन के अंदर टोकन यूज हो रहा था, याद है आप लोगों को? गिटहब के लिए हम यूज जी जी करते सर। हैं। हाँ, तो ये वही वाली चीज है। तो यहाँ पे आप अपना टोकन देंगे, अगर सब्सक्रिप्शन भी टोकन लेता है। अभी हमने अपना सर्वर बनाया हुआ है तो हमने अपने सर्वर के अंदर ऐसी कोई चीज टोकन वाली डाली नहीं है, बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। तो ये वो, अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर जिस तरीके से हम ग्राफक्यूएल को देते थे गिटहब के अंदर, उसी तरीके से अगर आपको सॉकेट भी टोकन के साथ चाहिए तो वो लाइक दिस यूज करेंगे। ठीक है, ये एक ऑप्शन है इसका। तो सर अगर अभी हम जब अपना एग्जीक्यूट अपना सब्सक्रिप्शन, सर्वर ये अभी हम बनाएंगे, देखते हैं, ये अभी हमने सारा काम किया हुआ है जी। तो सर जब हमें अगर टोकन की जरूरत पड़ जाए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो यूजर आए वो ऑथेंटिकेट करे, तो हम फिर टोकन कहाँ से जनरेट ऑथेंटिकेटेड होना करेंगे? चाहिए। टोकन तो आपका सर्वर से जनरेट होता है ना, जिस तरीके से हमने गिटहब के
था, हमने टोकन कहाँ पे बनाया था, मतलब हमें टोकन कहाँ से मिला था, हमने गिटहब के अंदर सेटिंग्स में जाके जी बनाया जी, था ना। वहां से मिल गया था। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, बात हाँ, बीच में ना थोड़ी सी ब्रेक होती वहां है से मिल आपकी। गया और फिर हमने वो टोकन को एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर डाला था और फिर एप्लीकेशन के अंदर यूज किया था। जी जी सर। हाँ, वो मेरे पास भी यही आ रहा है कि सिग्नल लॉस्ट हो रहा था। खैर, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप इन्वायरमेंट वेरिएबल से टोकन ला कर डाल सकते हैं। ठीक है, टोकन तो एक्चुअली सर्वर प्रोवाइड करता है, क्लाइंट के पास टोकन यूज करना होता है। एक्चुअली जो प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, सर्वर प्रोवाइड करता है। अब ये सर्वर पे डिपेंड करता है कि सर्वर टोकन किस तरह देता है। जिस तरीके से गिटहब वालों ने अपनी पूरी यूआई दी थी, सेटिंग्स में जाओ, फिर वहां से टोकन जनरेट करो, वो जो टोकन मिले और फिर आप उससे अपने ग्राफक्यूएल की क्वेरीज कर सकते हो। ये गिटहब का प्रोसेस है। अगर आप अपना सर्वर बनाएंगे तो आप अपना सर्वर किस तरीके से बनाते हैं, वो सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन आपकी अपनी डिफाइन की होगी, ठीक वो हो हम गया देखते सर। हैं। किसी ने नाम सुना है JWT टोकन? जी जी सर, सुना हुआ है। हाँ, जावास्क्रिप्ट वेब JWT टोकन। टोकन का, जी, जेसन, जेसन वेब टोकन। जेसन। ठीक है, जेसन वेब टोकन का फायदा ये है कि वो आपको एक बना के देता है और फिर आप उसको वेरीफाई करते हो कि क्या ये वाकई में जो यूजर टोकन दे रहा है मुझे, कि ये टोकन सही भी है नहीं सही, और सही है तो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज हम देख सकते हैं। वो जब हम सर्वर साइड पे जाएंगे तो थोड़ा सा देखते हैं उसको। खैर, अभी ये बताएं, HTTP लिंक और सब्सक्रिप्शन लिंक क्लियर है? ऑलमोस्ट सर। चल, तो देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ, तो इसका फायदा क्या हुआ? अब देखिए आप कि स्ट्रक्चर बनाने का फायदा क्या हुआ। हमें काम ऐसा करना चाहिए कि हम अगर दोबारा काम करने जाए तो वो वाली चीजें हमें दोबारा से लिखनी ना पड़े एटलीस्ट। लाइक, अगर मुझे कहीं पे भी अपना ग्राफक्यूएल का सेटअप करना होगा तो आपको लगता है कि ये एक पूरी फाइल मेरे लिए काम आ सकती है, ये इसको मैं जी एज अ सर। लाइब्रेरी ट्रीट कर सकता हूँ। जी सर। अगर आपको भी अपनी एप्लीकेशन में चाहिए तो आपने सिर्फ ये वाली फाइल भी अपने पास कॉपी पेस्ट कर ली तो आपके पास अपोलो क्लाइंट सेटअप हो अप एंड जाएगा। रेडी हो गया। सही है ना? तो ये देखें, ये होता है फायदा। अगर हम बुक के अंदर चंक्स में चीजें दी हुई होती हैं, वो सारे काम उन्होंने एक ही पेज में, क्या होता है अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम कोड को रीयूज नहीं कर सकते। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोड को रीयूज करने के लिए ये सारे काम करें, कि स्ट्रक्चर मेंटेन। अब जैसे ये देखिए, ग्राफक्यूएल, ग्राफक्यूएल से रिलेटेड सारी चीजें मैंने अपने ग्राफक्यूएल के फोल्डर के अंदर रखी हुई है। अगर मुझे किसी एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन के अंदर भी काम करना, तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए ग्राफक्यूएल का फोल्डर कॉपी पेस्ट कर दूं और इसको रीयूज करना स्टार्ट कर दूं, पॉसिबल है? जी सर। 100% पॉसिबल। ठीक है, चलो आगे चलो। इसके अंदर एक लास्ट चीज रह गई है, क्या, जो आपको नहीं, अभी अब तक मैंने नहीं बताई, वो क्या है? एरर हैंडलिंग। एरर लिंक्स। ऐसे ही अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज मैंने ऐड की हुई है, एरर हैंडलिंग। और एरर हैंडलिंग लिंक है क्योंकि ये भी लिंक्स के ऊपर चल रहा है, तो इसको देखिए इस तरीके से हमें मर्ज करना पड़ता है। अब एरर दी और एरर के अंदर हमने दो लिंक्स दे दिए, एक एरर लिंक दे दिया और दूसरा क्या दे दिया, स्प्लिट लिंक। एरर लिंक्स होगा तो एरर हैंडलिंग हो जाएगी, यहाँ से इस पूरे फंक्शन से एरर हैंडलिंग होगी, और वरना तो स्प्लिट लिंक आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप एरर हैंडलिंग नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट इस तरह यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एरर हैंडलिंग भी यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। कोई मसला? अब एरर हैंडलिंग क्या है, फायदा क्या हुआ एरर हैंडलिंग को यूज करने का? एरर हैंडलिंग से फायदा ये होता है, ये थोड़ा सा वही एडवांस वाले टॉपिक्स हैं लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मुझे ये बताएं आप लोग, सॉरी, मुझे ये बताएं आप लोग कि कभी आप लोगों ने ये देखा कि आपकी एक दफा नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल हो जाए तो आपने दोबारा से कभी रीट्राई करने की कोशिश की उसको? कभी नहीं की होगी। हम लोग ज्यादातर ये करते हैं कि अगर नेटवर्क एरर फेल हो रहा होता है तो हम कंसोल में या उसको एक मैसेज शो कर देते हैं कि नेटवर्क एरर, याद है? यूजुअली हम यही करते हैं। जी सर। जी। लेकिन जब हम अच्छी एप्लीकेशन और यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, तो हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। लाइक, अगर पहली दफा फेल हुई तो क्या करना चाहिए? क्या पहली दफा फेल होने पे हो सकता है नेटवर्क का इशू हो? तो क्या आपने कभी ये नोट किया है, फेसबुक की आप कभी पोस्ट करें, आपके पास नेट स्लो चल रहा हो, तो आपके पास वो फॉरन एरर नहीं देता कि आपकी एप्लीकेशन पोस्ट हुई या नहीं हुई, मतलब अनसक्सेसफुल का फॉरन पोस्ट नहीं आता? कभी ये नोट किया आप लोगों ने?
जी सर। और जैसे ही उसको नेट मिलता है वो वाली पोस्ट हो जाती है। जी सर, इसी कैसे तरह होता है ही। ये, मतलब कैसे होता है? वरना तो अगर मैं दूसरी एप्लीकेशंस की बात करूं, जिस तरीके से अभी मैं बनाने जाऊं, अगर फेसबुक की एप्लीकेशन बनाऊं, एक दफा मैंने पोस्ट की नहीं जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, पोस्ट खत्म हो जाएगी और हम उसको एरर शो कर देंगे कि यार ये वाली पोस्ट आपकी सबमिट पोस्ट नहीं हुई। जी नहीं सर। सर, ऐसा ही ये होगा ना तो हमने यूजुअली। कुबरनेटिस में जैसे पढ़ा था, शायद ये वही वाला आ रहा है दोबारा से। नहीं नहीं, कुबरनेटिस वाला तो डेवऑप्स से रिलेटेड है। ये एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन और यूजर एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीजें। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आप यूजर को कितना अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हो। जिस तरीके से मैंने कहा ना, अगर मैं अभी फेसबुक की एप्लीकेशन बनाऊं और पहली दफा वो पोस्ट पे क्लिक करें, उसको नेटवर्क एरर मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको एरर शो कर देंगे कि यार तुम्हारी पोस्ट नहीं हुई, दोबारा ट्राई करो। अब वो दोबारा एंटर करेगा, फिर दोबारा देखेगा, नहीं हुई, फिर दोबारा करेगा। ऐसा ही होगा ना यूजुअली। तो वैसे ये यूजर एक्सपीरियंस अगर आप देखो तो ये बुरा है या नहीं है? बुरा है सर, बहुत बुरा है। बुरा है ना। अगर आप खुद देखें, आप ये सोचे कि अगर मैं यूज कर रहा हूँ और आपकी एक पोस्ट नेटवर्क की वजह से नहीं जा रही, आप फिर ऐड कर रहे हैं, नहीं जा रही, फिर हिट कर रहे हैं, नहीं जा रही, फिर हिट कर रहे हैं, नहीं जा रही, तो ये एक बैड एक्सपीरियंस है। इससे अच्छा ये नहीं है कि उसने हिट कर दिया, सही है, उसने पोस्ट दे दी, अब बैक के अंदर आप ये काम करें कि 2-3 दफा ट्राई करें, और अगर नहीं आती तो फिर उसको बता दें कि यार अभी तक आपकी पोस्ट नहीं गई भी, लेकिन जैसे ही नेट आपको अवेलेबल हो तो फिर क्या करना है, आप उसको वापस से पोस्ट कर सकते हो। ये काम सारा हम बैक पे कर सकते हैं ना। तो जी इसके लिए सर। डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि यार उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है या ग्राफक्यूएल क्या एरर्स हैं, ये कैसे पता चलेगा? वो आपको एरर हैंडलिंग में यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है, अगर नेटवर्क एरर आता है तो हम इसको रीट्राई लिंक भी कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हो कि कितनी दफा ट्राई करना है? इसके अंदर पूरी लॉजिक लिख सकते हैं आप। तो ये एडवांस वाले वही वाले टॉपिक है जिसका आपको पता होना जरूरी है। आप अभी तो इसको डेफिनेटली यूज नहीं करोगे, लेकिन फिर भी ठीक है। सर तो इसमें अभी जो हम चलते हैं ग्राफिकल इसके लिंक पे। एरर मैसेज जो 3 पैरामीटर ले रहा है मैप के अंदर, लोकेशन और पाथ। मैसेज का तो समझ लग गई कि वो ग्राफिकल मैसेज शो कर देगा। अगर मैसेज तो जो लोकेशन में क्या आएगा, तो लोकेशन बताएंगे किस जगह पे आ रहा है एरर इसका। एक मिनट, हाँ, लोकेशन का मतलब कि किस जगह पे आ रहा है, कौन से बात। अच्छा जी, ये देखिए आप, हैंडलिंग ऑपरेशन सर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्राफक्यूएल की वेबसाइट के ऊपर देखिए, यहाँ पे हैंडलिंग ये पूरी क्या हो सकता है। सिंटैक्स एरर भी हो सकता है आपके पास, वैलिडेशन एरर भी हो सकता है, या रिजॉल्वर एरर भी हो सकता है। अब ये देखें, मेरी आवाज शायद ब्रेक हो रही होगी थोड़ी थोड़ी, ऐसा हो रहा जी सर। है। नेट इश्यू। ये देखें नेटवर्क एरर। नेटवर्क एरर में देखें, ये यही कह रहा है, दीज एरर एनकाउंटर ग्राफिकल सर्वर यूजुअली रिजल्ट फोर। ये क्या है, 4xx और 5xx, किसी को पता है इसका मतलब? पता है किसी को? सर्वर से मैं 200 300 रिस्पॉन्स है इनकी, वो हाँ, डिटेल मिल जाती है कि मुझे क्या एग्जैक्टली इसका जो मतलब है। स्टेटस कोड है। एग्जैक्टली जो स्टेटस कोड होता है ना, तो ये वो स्टेटस कोड की बात करी जा रही है। जब आपके पास सारी चीजें कंप्लीटली, मतलब आपने सर्वर पे एक एपीआई हिट की और उसका रिस्पॉन्स आता है सक्सेसफुली, तो उसका जो स्टेटस कोड होता है वो क्या होता है, 200। ठीक है, ये स्टेटस कोड है। आप लोग जरा सर्च कीजिएगा एपीआई स्टेटस कोड, तो इसकी पूरी एक वो आएगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। जब जी सर। सक्सेसफुल होता है तो 200 आता है। जब आपका 200 कोई आता है। गलत यूआरएल लिखा हुआ होगा तो कौन सा एरर आता है, कौन सा आता है? वो तो नहीं फोर ओ याद सर, फोर लेकिन अगर 404 फोर ओ अगर फोर वो ना सर्वर से रिक्वेस्ट जा रही हो, फिर 400 हाँ आता है। हाँ। और कभी वो भी आता है 403 जब आता है, जब ऑथेंटिकेशन के एरर होते हैं, यानी आपकी रिक्वेस्ट तो बिल्कुल सही जा रही है, एपीआई का एंड राउट भी सही है, लेकिन 403 का मतलब क्या है, अनऑथेंटिकेशन वाला सीन। तो इस तरीके से ये सारे
स्टेटस कोड होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अपोलो क्लाइंट के अंदर हम ये देख सकते हैं सारी चीजें, दोबारा कॉल करना है वॉट एवर कुछ भी करना, तो ये हमारे पास पॉलिसीज। अब ये देखिए इसकी पॉलिसीज भी हैं, हम डेटा के साथ साथ एरर्स भी भेज रहे होते हैं कि फेल टू गेट डेटा। ये सारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी होगी, देखिएगा आप लोग जरा इसके बारे में। ये पॉलिसी नन में क्या होगा, इग्नोर में क्या होगा, ऑल में क्या होगा, तो ये पॉलिसीज भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये रूट लेवल के ऊपर हमने ये देखिए ये रहा, यहाँ पे ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए ऑन एरर पे मुझे ग्राफिकल एरर मिलता है, नेटवर्क एरर मिलता है, ऑपरेशन मिलता है और फॉरवर्ड मिलता है। एक्चुअली जब आपके पास नेटवर्क एरर आता है ना, तो इस ऑपरेशन की मदद से आप इसको दोबारा से फॉरवर्ड करवा सकते हैं कि यार अच्छा आपके पास नेटवर्क एरर है तो आप फॉरवर्ड कर दो यही वाला ऑपरेशन दोबारा। तो आप इसमें रीट्राइज कर सकते हो कि 2 टाइम 3 टाइम वॉट एवर जो भी आप करना चाहो, तो ये सारे काम आप कर सकते हो। लेकिन ये वही है कि एडवांस टॉपिक है, आप लोग बैठ के पढ़िएगा, इसको यूज करना हो तो आप देखिएगा, लेकिन मैंने इम्प्लीमेंटेशन जरूर डाल दी है ताकि आप लोग इसको यूज कर सकें। सर इधर जी। इधर सर मैं कंफर्म करना चाह रहा था, जैसे भी ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा, कि सम टाइम जब हम फिर किसी सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो इंटरनेट है वो कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो पेज कहता है कि नो फाउंड ऐसा एरर देता है, लेकिन जैसे ही नेट कनेक्ट होता है तो वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। क्या इसका मतलब यही है यहाँ पे, ये जो ऑपरेशन अगर मैं इसको दूसरे एंगल से बोलूं कि आप एप्लीकेशन यूज करें जिस तरीके से अभी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको बोल रहा हूं लेकिन मेरा इंटरनेट स्लो होने की वजह से आपको आवाज ब्रेक हो रही है, तो हो सकता है कि जब आप यूज कर रहे हो उस वक्त इंटरनेट सही है, जब आपने किसी पोस्ट के बटन पे क्लिक किया तो आपका इंटरनेट की स्पीड डाउन हो गई, ठीक है, तो स्पीड डाउन होने की वजह से वो वहां तक पहुंच नहीं पाया है, वॉट एवर बीच में कहीं कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो उस सूरत में आप इसको रीट्राई करवा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए जब हम टोकन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है। अब आप ये मुझे बताएं कि जब हम टोकन की बात करते हैं तो क्या टोकन एक्सपायर होता है, किसी को पता है ये व्हाट इज टोकन एक्सपायरेशन? सब बात का हो जाता है, बात का नहीं होता। एप्लीकेशंस में एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद हम दोबारा रिफ्रेश टोकन जनरेट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो ये देखिए यहाँ पे ये वो वाली एग्जांपल दी हुई है कि आपने थोड़ी देर पहले तक एक्सेस किया जब तक टोकन वैलिड था, हो सकता है कोई एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद आपका टोकन क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो ये देखें यहाँ पे एक एग्जांपल वैसे ही दी हुई है इन्होंने कि भाई देखिए अगर अनऑथेंटिकेटेड हो गया तो ये दोबारा से क्या कर रहा है, गेट न्यू टोकन। तो अब ये देखें ये दोबारा आपके रिक्वेस्ट के अंदर जो ऑथराइजेशन के अंदर हम टोकन देते थे ना, तो ये देखें ये वही वाला टोकन यहाँ से हम इसको भी सेट कर सकते हैं ऑपरेशन के अंदर, सेट कॉन्टेक्स्ट हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन। और ये देखें रन टाइम के ऊपर क्या हुआ, इसने नया टोकन लिया और वापस ऑथराइजेशन में सेव किया, तो इसका कॉन्टेक्ट सेट किया और फॉरवर्ड ऑपरेशन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दफा नेक्टेड रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, उससे कहा अनऑथेंटिकेटेड है, इसने नेटवर्क एरर को कोड को पकड़ा, इसके अंदर ऑथेंटिकेटेड देखा, उसने फिर यहाँ पे टोकन सेट किया और फिर से रिक्वेस्ट कहाँ सर्वर ऑपरेशन पे। अच्छा सर ये यानी जो भी ऑपरेशन आया था, हाँ यानी जो ऑपरेशन का मतलब क्या है, जी जी गेट कॉन्टेस्ट और ये सेट कॉन्टेस्ट ये सिर्फ हम हेडर में यूज करते हैं, इसके अलावा और तो नहीं कहीं यूज होता ऑपरेशन? नहीं अभी तो फॉर द टाइम बिंग अगर इसके हिसाब से देखें तो अभी हम सिर्फ स्पेसिफिक हेडर्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। वरना तो यहाँ पे जो ऑपरेशन का मतलब ये है जो आपने क्यूरी की है, अब वो कोई भी क्यूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती क्यूरी है, हो सकती है, म्यूटेशन हो सकता है, वॉट एवर, सारी चीजें आपको यहाँ पे इस ऑपरेशन के पैरामीटर में मिल जाएगा और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक हेडर को सेट किया, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई आपको, ठीक है। तो ये देखें यहीं से मैंने कॉपी किया था, कोई इतनी खास चीज नहीं है। और एरर लिंक को मैंने फिर इसको यूज करने का फिर तरीका कुछ अलग था, तो वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, क्योंकि एरर लिंक भी है और एरर लिंक के साथ साथ स्प्लिट लिंक भी है, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है फ्रॉम लाइक दिस। तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो सेटअप वाला प्रोसेस था जो हमें इतनी लंबी फाइल नजर आ रही थी, अब कुछ हद तक क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई ऐसी चीज जो प्रॉब्लम हो या कुछ इसके अंदर सिर्फ स्पेसिफिक? एटलीस्ट सब पता चल गया कि कौन सी चीज क्या करती है और कैसे यूज होती है। जबरदस्त जबरदस्त। चलें अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन
के अंदर app.js के अंदर सर एक चीज देख लें ग्राफ के अंदर मैंने क्या किया हुआ है स्पेसिफिक म्यूटेशंस मैंने यहाँ पे लगाई हुई है म्यूटेशंस ठीक है म्यूटेशंस की वही क्यूरीज जो होती हैं वो मैंने यहाँ पे सेव रखी हुई है ताकि मैं डायरेक्ट कंपोनेंट के अंदर इसको यूज ना करूँ मैं स्पेसिफिक यहाँ से इंपोर्ट करूँ देखिए मैंने इसको एक्सपोर्ट की हुई अब यहाँ पे आपकी जितनी भी क्यूरीज हो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दें सॉरी म्यूटेशंस यहाँ पे स्पेसिफिक म्यूटेशन के फोल्डर फाइल से करते हैं क्यूरीज के लिए देखिए यहाँ पे मैंने क्यूरीज लगाई हुई है मेरे पास अभी एक ही है तो एक लगाई हुई है आप इसको कॉपी पेस्ट करें स्टार्ट करें अपनी दूसरी क्यूरीज बना के यूज करें सब्सक्रिप्शन ये क्या है अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले क्यूरी के लिए हम क्यूरी यूज करते हैं म्यूटेशन के लिए हम म्यूटेशन यूज करते हैं और सब्सक्रिप्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन तो ये भी डेफिनेटली आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारी चीजें लिखी हुई होंगी लेट्स सी मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन खुली हुई है नहीं मैं देख लेता हूँ अभी जल्दी से अच्छा सर यहाँ म्यूटेशन के ऊपर ना मेरा एक सवाल है कि जी जी ये देखें यार एक मिनट दोस्त आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है दोस्त जी ये इनकी आवाज ब्रेक हो रही है मुझे सर मैं ही चाह रहा हूँ इनकी आवाज ब्रेक हो रही है या मेरी आवाज थोड़ा सा आइडिया देंगे हेलो दोस्त आप सर मेरी आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही जी सर एक मिनट मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्या सिर्फ मुझे नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही सब बीच में इशू बन गया था सर सबको नहीं आई दोबारा एक्सप्लेन कर देता सर दोबारा कर देता हूँ जी जी प्लीज सर जैसे कि अब क्यूरी के अंदर हम नेम एज और मैरिड ठीक है ये हम पैरामीटर ले रहे हैं ठीक है ये तो हमने खुद से दिए हैं ना उसको अगर यूजर से हमने नहीं आ रही आवाज दोस्त थोड़ी देर बाद आए इस पे चलिए ठीक है सर नहीं सर आवाज तो इनकी क्लियर आ रही है आपकी आवाज ब्रेक हो रही है तो थोड़ा सा आगे चलते फिर वापस आपको क्लियर आ रही है जी सर आवाज तो क्लियर आ रही है सर हमें तो क्लियर आ रही थी ओके पूछता हूँ अभी आते हैं उस पर आते हैं चले तो खैर ये समझ में आ गया अब ये सब्सक्रिप्शन मुझे कैसे पता चला डेफिनेटली जब हम अपने सर्वर के ऊपर इसको सब्सक्रिप्शन इंप्लीमेंट करेंगे तो जिस तरीके से आपके पास क्यूरी म्यूटेशन आता है उसी तरीके से क्या आ जाएगा बस सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन के अंदर मुझे पता चल जाएगा कि न्यू यूजर के ऊपर मुझे क्या रिटर्न होगा यूजर टाइप यूजर सही है ये क्लियर है वैसे हेलो हेलो जी सर आवाज यस सर यस सर आपकी ओके एक्चुअली मुझे फीडबैक नहीं आ रहा ना तो मुझे लग रहा है कि नेट का इशू मुझे 1 मिनट देंगे मैं नेट चेंज कर लूँ मैं चेक कर लेता हूँ नेट चेंज करके जी सर कर लें सर कर लें हेलो जी सर हुक्म करें जी सर आवाज आ गई चले नेट भी चेंज हो गया अब देखते हैं क्या होता है खैर तो जिस तरीके से हमारे पास पहले क्यूरी और म्यूटेशन आता था अगर हमने ग्राफ गिटहब के ग्राफ में देखा था तो हमें सिर्फ 2 चीजें मिलती थी क्या क्या मिलती थी क्यूरी और म्यूटेशन लेकिन क्या सब्सक्रिप्शन था उसके पास नहीं सर नहीं था तो हमने सब्सक्रिप्शन इम्प्लीमेंट किया हुआ तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन आ रहा ठीक है तो खैर आगे चलते हैं अब आते हैं हम ऐप के ऊपर हमने सबसे पहले काम क्या किया हुआ है पहले सब्सक्रिप्शन देख ली जल्दी से उसके बाद फिर दूसरी चीजें तो हमने की हुई हैं तो उसको सिर्फ रिवाइज करना जैसे मुनासिब समझे सर सही है अब देखिए सब्सक्रिप्शन के लिए हमें एक हुक मिलेगा कौन सा यूज सब्सक्रिप्शन कहाँ से मिलेगा अपोलो क्लाइंट से ठीक है और ये मैंने क्या मंगवाया हुआ है अपने ग्राफक्यूएल की क्यूरी फॉर सब्सक्रिप्शन और ये कहाँ से आ रहा है ग्राफक्यूएल सब्सक्रिप्शन ये रहा ग्राफक्यूएल का फोल्डर और ये रहा सब्सक्रिप्शन इस सब्सक्रिप्शन के अंदर जो हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन में देखा ये वही है सब्सक्रिप्शन कौन से किसको सब्सक्राइब करना है हमें किसकी सब्सक्रिप्शन है न्यू यूजर की सब्सक्रिप्शन और जैसे ही न्यू यूजर होता है तो हमें इसके अगेंस्ट में एक क्या मिलता है कंप्लीट कौन सी टाइप मिलती है नेम और एज नहीं अगर यहाँ से देखें तो
सब्सक्रिप्शन के अंदर हमारे पास न्यू यूजर है और न्यू यूजर हमें रिटर्न क्या करेगा जबकि होगा तो एक यूजर रिटर्न करेगा। और इस यूजर के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है, नेम, एज और मैरिज, ये प्रॉपर्टीज मौजूद तीनों टाइप्स हैं सर, इंटीजर, स्ट्रिंग और बुलियन। जी। तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ दो चीजें ली हैं, नेम और एज, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेट्स सी। अब हम आते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। हमने एप्लीकेशन के ऊपर आए और यूज सब्सक्रिप्शन यूज किया। यूज सब्सक्रिप्शन लेता है क्यूरी, जो हमने इसको क्यूरी प्रोवाइड कर दी यहाँ पे। और इसके अगेंस्ट में हमें क्या मिलेगा, इसके अगेंस्ट में हमें डेटा मिलेगा, एरर मिलेगा और क्या मिलेगा, सर ये वैसे ही है जैसे वो क्यूरी हम करते थे जब से पहले Exactly. आपने एक्सप्लेन किया था, यूज क्यूरी की हुक्म ने यूज की थी। बिल्कुल 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 सेम सेम। ये रहा, बिल्कुल ये रहा, नीचे भी है ना यूज क्यूरी, बिल्कुल सेम है। जैसे आप यूज क्यूरी यूज कर रहे थे उसी तरीके से हम क्या यूज कर रहे हैं, यूज सब्सक्रिप्शन। सिंपल। डेटा, क्योंकि अब डेटा हमारे पास एक ही वेरिएबल दो दफा हम नहीं बता सकते अपने कंपोनेंट के अंदर, तो हमने डेटा का रीनेम कर दिया किस नाम से, यूजर सब डेटा। उसी तरीके से एरर का और सब लोडिंग का। अभी तक मैंने लोडिंग और एरर को यूज ही नहीं किया, आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने यूज इफेक्ट के अंदर क्यों यूज किया इसको, कोई बता सकता है? सर क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन का डाटा अपडेट होगा उस टाइम ये यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा। एग्जैक्टली। यूज इफेक्ट का काम क्या है, हमने यूज इफेक्ट लगाया हुआ है यूजर सब डेटा। जब भी इस सब डेटा के अंदर चेंजेस आएगी तो यूज इफेक्ट चलेगा, और यूज इफेक्ट चलेगा तो मेरे पास ये वाली लाइन यहाँ पे, वरना तो लाइन या यहाँ पे लॉजिक, जो भी आपकी लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट होगी। ऐसा ही है, सही। वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैंने यहाँ सिंपल सा काम किया है, मैंने कहा जब भी डेटा आए तो ये करना है। लेट्स सी करके देखते हैं। ये मेरा क्लाइंट भी चल रहा है। क्लाइंट कहाँ पे है मेरा, 03 नंबर मेरा अपोलो का क्लाइंट है, और 04 क्या है मेरा, सर्वर। तो मेरे पास दोनों चीजें चल रही है, मैंने दोनों चीजों को रन किया हुआ है। आप लोग भी कर लीजिएगा, npm स्टार्ट क्लाइंट के अंदर भी और npm स्टार्ट सर्वर के अंदर भी। सर्वर स्पेसिफिक देखिए यहाँ पे बता भी रहा है मुझे ये कौन सी पोर्ट पे सर्वर चल रहा है मेरा, 4000। और जो मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, जो क्लाइंट है, वो कौन सी पोर्ट पे चल रहा है भाई, 3000। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। तो लेट्स सी 4000, ये देखिए 4000 पे आया। जैसे ही मैं 4000 पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दोनों चीजें बता रहा है, मेरे GraphQL का URL भी बता रहा है और मेरे सब्सक्रिप्शन का भी URL बता रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी मैं आता हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर। 4000 मेरा सर्वर है और 3000 मेरा रिएक्ट क्लाइंट है। तो ये देखिए क्लाइंट पे आ गया हूँ, एप्लीकेशन चल रही है। अब मैं आता हूँ डेटा ऐड करता हूँ। डेटा ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, GraphQL के अंदर वेरिएबल पास करवाना पड़ता है। नहीं, GraphQL के अंदर कौन सी चीज से डेटा ऐड होता है, म्यूटेशन से। तो ये देखिए, ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने म्यूटेशन बना के रखी हुई अपनी। तो ये रही, मैंने लिखी हुई है क्रिएट यूजर, लेट्स इसमें लिखा हुआ है John-12 एज और ये ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं। मैं क्या देता हूँ भाई, John333। अब ये मेरे पास, मैं कहाँ पर हूँ, ये सर्वर पे मौजूद हूँ अगर गौर से देखा जाए तो। जी सर, सर्वर पे हूँ। सर्वर के ऊपर ही मैंने GraphQL के अंदर से GraphQL की UI को यूज करते हुए एक म्यूटेशन से डेटा ऐड करते हैं। लेट्स सी ऐड करते हैं। क्या ये सर्वर मुझे रिटर्न कर रहा है यूजर, ऐसा ही है ना? नेम अब क्लाइंट पे देखते हैं। ये देखें जादू, क्लाइंट पे भी मेरे पास क्या आ गया, John333। कैसे आया ये कोई बता सकता है मुझे? सब्सक्रिप्शन टीवी। जबकि अगर आप गौर से देखो तो ये वाला जो टैब है, ये वाला टैब 4000 का है, यानी सर्वर का है। सर्वर के ऊपर GraphQL पे जाता हूँ, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ भी है। सर्वर के GraphQL पे जाके मैंने ऐड किया हुआ है एक यूजर को, लेकिन मुझे क्लाइंट पे कैसे पता चल गया कि भाई ये यूजर ऐड हो गया यहाँ पे? सब्सक्रिप्शन टीवी। एग्जैक्टली। यहाँ से मैंने क्या किया, पब्लिश किया। जैसे ये ऐड होगा तो कहीं से सर्वर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की हुई है कि जैसे ही ये यूजर ऐड हो तो आपको पब्लिश करना है। सही है। और क्लाइंट पे मैंने क्या करवाया हुआ है आपके सामने, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कोड के अंदर, सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन क्या मैंने स्पेसिफिक उसी चीज पे की हुई है, न्यू यूजर पे। तो अब जब भी
न्यू यूजर जब भी ऐड होगा मेरे पास, मैंने आप अपना कुछ भी कर सकते हैं, यूजर एडिट लिख सकते हैं, या आप कहते हैं कि एम्प्लॉय ऐड होगा, वट एवर कुछ भी। तो मैंने अपने केस में लिखा हुआ था न्यू यूजर। न्यू यूजर का मतलब ये था कि जब भी कोई न्यू यूजर हो तो मुझे उसको सब्सक्राइब कर। तो यहाँ से म्यूटेशन सर्वर साइड से मैं एक न्यू यूजर को क्रिएट कर रहा हूँ, यानी अगर आप गौर से देखें तो ये क्रिएट यूजर। अब थोड़ा सा कोड दिखा देता हूँ मैं आपको, अभी सर्वर की डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि आपको पब और सब का कॉम्बिनेशन समझ में आ जाए। अच्छा जी, अच्छा ये देखें, तो ये देख लें ये होता किस तरीके से। सर्वर की बात है, सर्वर हम डिटेल में पढ़ेंगे सिर्फ दिखाने के लिए ताकि आपके पास कोड मौजूद है, आप सिर्फ खुद से देख सकें। तो जब हम यहाँ पे सारी चीजें हम बताते हैं ना, क्यूरी, म्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑटोमेटिक वो ऐड कर देता है। ठीक है, अब देखें ये हुआ क्या है। सब्सक्रिप्शन मैंने लगाई हुई है न्यू यूजर के ऊपर, और इसको मैं कह रहा हूँ कि भाई जब भी कोई सब्सक्राइब करेगा तो ये वाला काम करना है। अब ये देखें असल काम यहाँ पे हुआ क्रिएट यूजर पे। जैसे ही ये क्रिएट यूजर हुआ तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ से पब्लिश की चीज मैंने कहा यार पब्लिश करो किसको, कि एक न्यू यूजर बना। तो जैसे ये न्यू यूजर बनेगा तो सब्सक्रिप्शन को पता है कि मुझे क्या करना है। तो ये देखिए इसने लिसन किया हुआ है कि जैसे ही यहाँ पे चला ये चलेगा, और जैसे ही यहाँ पे सब्सक्राइब चलेगा तो आपके पास क्लाइंट के पास, अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ होगा, किसको सब्सक्राइब किया हुआ होगा, इस न्यू यूजर को। क्या हमने न्यू यूजर को सब्सक्राइब किया हुआ है क्लाइंट पे? कोड दिखाता हूँ क्लाइंट को। अगर मैं क्यूरी दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये जी सब्सक्रिप्शन न्यू यूजर। तो अगर मैं न्यू यूजर को सब्सक्राइब करूंगा तो सर्वर से कहीं किसी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और वो मुझे क्लाइंट पे पता चल जाएगा। अब ये देखिए इसके लिए क्या मुझे पेज रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ी कि जैसे यूजर ऐड हो रहा है तो? नो सर, वरना तो यूजुअली क्या होता कि जब भी यूजर ऐड होता तो मुझे पेज रिफ्रेश करना पड़ता, ऐसा ही है ना? जी सर। अच्छा एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मेरे पास डेटा मज़ेदार नहीं आ रहा। डेटा मज़ेदार क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी इंडेंटिंग नहीं की। नल लेट्स, तो एक मिनट ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा जूम। अभी आप गौर से देखें तो यहाँ पे कितने यूजर्स नजर आ रहे हैं, पॉल, हसन, अब्बास और जॉन। तो ये जॉन 3 नजर क्यों नहीं आया? कोई बता सकते हैं व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अभी तो मैंने कहा यार ये सब्सक्राइब हो गया, जब ये सब्सक्राइब हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यूजर ऐड किया ना। जब मैंने यूजर ऐड किया तो यूजर की लिस्ट में यूजर क्यों नहीं आ रहा? कोई बताएगा क्यों? सर ये जिधर गेट और यूजर हम सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही ले रहे हैं। जबरदस्त। तो ये किसके थ्रू ले रहे हैं हम? क्यूरीज के थ्रू। सर ये क्यूरीज के थ्रू ले रहे हैं। जबरदस्त बात, जबरदस्त, म्यूटेशन काफी जबरदस्त। नहीं म्यूटेशन के थ्रू नहीं, म्यूटेशन का मतलब तो ऐड, अपडेट और डिलीट के लिए यूज होता है। यहाँ पे ये देखिए हमने क्या यूज किया हुआ है, यूज इफेक्ट। यूज नहीं एक्चुअली सॉरी, यूज इफेक्ट तो यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है लोड यूजर्स, क्यूरी यूज की हुई है। तो क्यूरी क्या हमेशा चलेगी? क्यूरी हमेशा नहीं चलती। हाँ आप अगर प्रोग्रामेटिकली चलाना चाहो तो आप चला सकते हो, लेकिन क्यूरी हमेशा नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये वही वाला काम है। क्यूरी एक दफा पेज एप्लीकेशन लोड हुआ, आपकी एप्लीकेशन चल गई, डेटा आ गया, आप देख रहे हो, लेकिन रियल टाइम डेटा आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इसमें रियल टाइम कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं की हुई है। अब मुझे ये बताएं, क्या मैं रिफ्रेश करूंगा तब मुझे ये जॉन 3 नजर आएगा? सवाल है ऐसे ही। आएगा सर। यस आएगा। यस, ये मैंने रिफ्रेश किया और ये देखिए जॉन 3 है। ये जॉन आ गया। अच्छा अब दोबारा ऐड करते हैं एक और चेक कर लेते हैं। अब हम इसको कह देते हैं कि भाई क्या नाम लिखें, चलो थोड़ा सा ए ठीक है। तो अब मैं जैसे इसको ऐड करूंगा, ये ऐड करने जा रहा हूँ, तो ये देखिए यूजर ऐड हो गया। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के अंदर देखें आ गया ए। क्यों सब्सक्रिप्शन के अंदर आया? क्योंकि सर सब्सक्रिप्शन वहां पर यूज की हुई है, हमने इसको बताया हुआ है। क्योंकि न्यू यूजर पे हमने सब्सक्राइब किया हुआ है कि जैसे ही ऐड हो तो मुझे पता चले। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही वहां पे सर्वर पे ऐड हुआ न्यू यूजर, तो यहाँ पे पता चल गया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा?
यूज क्योंकि क्वेरी यहाँ पर हमने क्यूरी को कॉल की हुई है। ये क्यूरी आ रही है। अच्छा, अब कोई ऐसा काम करना हो कि यार वहां पे डेटा ऐड हो, यहाँ पे ठक करके डेटा ऐड हो जाए, कैसे होगा? यूज सर सब्सक्रिप्शन पब सबसे इसका भी नहीं नहीं, सब्सक्रिप्शन लगा पब सब तो यूज हो चुका, आप कर ही रहे हो ना पब सब। ये देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, ये तो हो रहा है। मैं तो यूज ये कह रहा हूँ कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर स्टेट हैंडलिंग से सर। हाँ डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए फॉरन, कैसे हो सकता है? यूज सब्सक्रिप्शन। नहीं, देखिए यूज सब्सक्रिप्शन का आपको पता चला कि डेटा आ गया, कि डेटा तो आपके सामने आ गया, लेकिन इस एरे को इसने अपडेट नहीं किया हुआ अभी। अगर मुझे इसको अपडेट करवाना हो तो कैसे करूँ? कोई जल्दी से बताएगा? स्टेट यूज करके सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल जबरदस्त। यूज स्टेट किस तरीके से करके देखें जल्दी से। जी सर श्योर। जी सर, करके देख लेते हैं। अच्छा भाई, यूज स्टेट के बारे में मुझे बताएं, मुझे नहीं पता किस तरीके से यूज होता है, क्या करूं? स्टेट मैनेजमेंट के लिए होता है। सर कौन स्टेट का नाम अब स्टेट का नाम लेट्स से यूजर ऑल यूजर्स, और सेट यूजर सेट यूजर्स ऐसे। जी सर इज ठीक है, इक्वल फिर टू क्या करूं? यूज हाँ। स्टेट हाँ, और फिर वो पैरेंथेसिस, इसके अंदर कोई डायनामिक देंगे सही है। वैल्यू। मैंने खाली एरर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मैं इसको यूज करूं तो नीचे एप्लीकेशन क्रैश ना करे। ना हो। ठीक है, अच्छा अब मैं इसके अंदर आता हूँ। अच्छा, डेटा के अंदर देखें इस तरीके से डेटा आता है। डेटा के अंदर मुझे कौन सी एक प्रॉपर्टी मिलेगी? गेट ऑल यूजर। गेट ऑल यूजर्स, यानी जब मुझे डेटा मिलेगा, इफ आई हैव अ डेटा then what I have to do, set state data। क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? अगर कोई गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा भाई, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ। जी सर। यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो, पहले मुझे ये बता दे जल्दी से। कुछ भी नहीं किया मैंने, तो मैंने एक स्टेट बनाई कंपोनेंट की, और स्टेट बना के जैसे ही मेरे पास डेटा आता है, सारे यूजर्स क्यूरी के अंदर आ जाते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट उसको सेट यूजर्स के अंदर प्रिंट करवा दिया। यहाँ तक कोई मसला है सर? नो सर। नहीं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो डेटा यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या यूज कर लूँ उसकी जगह? स्टेट यूज कर सर लूँ ये यूजर्स की। स्ट्रिंगिफाई क्या है ये? स्ट्रिंगिफाई का मतलब ये है कि ये देखें, ये आपको स्ट्रिंग बना के दे देता है, वरना तो वो आपको, मैं स्ट्रिंगिफाई यूज नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा, कोई बता सकता है मुझे? सर वो जेसन में दे देगा आपको डाटा। हाँ, वो कुछ इस तरीके से डेटा देगा। अच्छा सही है। ये देखें, ये इस तरीके से उसको प्रिंट ही नहीं करने देगा। कह रहे हैं कि भाई आपके पास ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, सही। खैर, तो इसको सिर्फ डायरेक्ट प्रिंट करवा लो। अगर आप डायरेक्ट इसको वो करवा दे, क्या करवा दे, डिव बना दें या कुछ इस तरीके से बना दे, तो वो चल जाएगा लूप लगा के। लेकिन अभी मैं वैसे करना नहीं चाह रहा, आप लोग खुद कर लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि डेटा आ गया। अब ये डेटा तो आ गया, तो क्या अब मैं जब नया यूजर ऐड करूंगा तो क्या मुझे यहाँ पे एरे में अपडेटेड नजर आएगा? जी सर। हाँ पक्का? सर। चले जी सर, हमने स्टेट सेट कर दी ना सर वहाँ पे। अच्छा चले, ये म्यूटेशन ए था, अब मैं बी भी कर देता हूँ। तो आप लोगों के मुताबिक आ जाना चाहिए मुझे। ये देखे, बी भी तो मिल गया, तो क्या यहाँ पे क्यों नहीं आया? सर स्टेट ऐसा क्यों सर? अपडेट में कहीं एरर आया होगा। क्या एरर आया होगा? कहाँ पर? एरर कहीं स्टेट अपडेट नहीं ना हुई हमारी तरह। एग्जैक्टली अब यहाँ पे देखें, हमने सिर्फ कंसोल करवाया हुआ है, एरे को कहाँ अपडेट किया, मतलब इस स्टेट को कहाँ अपडेट किया? तो इस स्टेट को भी तो अपडेट करना है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर सही कह रहे हैं आप। ठीक है क्या, चले। तो इसके अंदर डेटा मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी न्यू यूजर की, और न्यू यूजर के अंदर मेरे पास पूरा एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है जी, कॉपी कर लेता हूँ, कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, इफ मैं कहता हूँ यूजर के अंदर सब डेटा हो, तो क्या करना है मुझे, इस वाली सेट प्रॉपर्टी को स्टेट एक्सेस करना है। ठीक है,
को ऐड करना है बाद में, लेकिन इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और यूजर्स लेके और फिर मुझे करना पड़ेगा ऑल यूजर्स। पुश करूं या क्या करूं? अनशिफ्ट से क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? स्टार्टिंग ऐड करना पड़ेगा ऑल यूजर्स को, सेट ऑल यूजर्स इस तरह नहीं। एग्जैक्टली, अब सेट ऑल यूजर्स भी आ गया। और यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? सर ये अनशिफ्ट क्या करता है? कौन कौन बताएगा अनशिफ्ट क्या करता है? सही है, रे में सबसे पहले सर एरे के स्टार्टिंग में लगा दो, लगा और पुश देता क्या है, करेगा? वहां से सर लास्ट में लास्ट डाल में देगा। लगा। अरे वो आखिर में देंगे। ओके जबरदस्त। सर। चलो एक दफा इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं भाई। ए बी बी आ गया। अब हमें क्या लेके आना है भाई? सी सी। चले आए जरा, मैं ये एप्लीकेशन पे देख लेते हैं। पहले में पॉल है और लास्ट में मेरे पास बीबी है, ठीक है। अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ सर्वर के ऊपर सीसी। अरे जादू, यहाँ पे भी आ गया। समझ में आई अब बात आपको? सब्सक्रिप्शन आपको डेटा दे रहा है, लेकिन आपको डेटा यूज भी तो करना है ना कहीं पे। किस तरह करेंगे वो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से आप डिफाइन करेंगे कि आपको किस तरह यूज करना है। मेक सेंस? अब देखिए रियल टाइम हो गया ना। जैसे ही आपके पास कोई सर्वर पर डेटा ऐड करेगा, डायरेक्ट आपके पास यूआई के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब डेफिनेटली मैंने अभी यूआई नहीं बनाई हुई, आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन जब एरे अपडेट हो रही है तो इसके बाद आप यहाँ पे यूआई में मैप लगा के पूरा प्रॉपर डेटा दिखा सकते हैं ना। क्या मुझे रिफ्रेश करना पड़ा इसको? सारा रियल टाइम हो गया? नो सर, यस सर। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि यहाँ तक सब्सक्रिप्शन में ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो। सर वो स्टेट वाला रिपीट कर दिए काइंडली, जहाँ पर हमने स्टेट अपडेट की है इसकी। अच्छा देखो दोस्त, असल में हुआ क्या, सब्सक्रिप्शन अलहदा है, क्यूरी अलहदा है, ठीक है। पहली बात ये समझना। क्यूरी का काम क्या था, डेटा सर्वर से लेके आके हमने एक स्टेट में, कंपोनेंट के स्टेट में डाला और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। अब प्रिंट यहाँ पे डेफिनेटली आप समझ गए ना, प्रिंट यहाँ पे मैं जेसन में करवाना हूँ, आप क्या यहाँ पे मैप लगा के काम कर सकते हैं ना, या वो भी करके दिखाऊं? वो तो कर लेंगे, मैप लगा कर लेंगे ना, गुड है, जबरदस्त। तो पहला क्यूरी वाला स्टेप क्लियर है? यस ठीक है। अब मसला आ रहा है आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप मुझे ये बताएं, सब्सक्रिप्शन कब चलेगी? सर्वर पे हमारा डाटा लोड होगा, जब डेटा आएगा, सही है ना। जब यूजर नया क्रिएट होगा, कोई भी यूजर क्रिएट करेगा, आपके पास सब्सक्रिप्शन चलेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? जी यस सर। क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन न्यू यूजर पे लगाई है। ओके फाइन। अब यहाँ पे हमने क्या किया भाई, सब्सक्रिप्शन चलने पे हमारे पास कंसोल लॉग तो चल रहा है। उसमें तो ये पता चल रहा है सिर्फ मुझे कि हाँ यार डेटा आ गया, किसी ने नया यूजर ऐड कर दिया। लेकिन उसको मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर दिखाने के लिए मैंने क्या किया, ये वाली लाइन में मैंने क्या किया, मैंने सारे पुराने यूजर्स को लिया और एक वेरिएबल बनाया ऑल यूजर्स के नाम से। अब इस ऑल यूजर्स के अंदर क्या है, सारे पुराने यूजर है, यूजर्स सारे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो न्यू यूजर कहाँ है, ये रहा, यानी जो ऐड हुआ नया, ऐसा ही है। जी सर। एक कीवर्ड भी यूज कर लेते हैं, एडिट। अब मैं इसको ले लेता हूँ इस तरीके से। अब देखें, जैसे ही सब्सक्रिप्शन चली, नया यूजर आया तो उसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया, और उस वेरिएबल को मुझे इस वाले यूजर को ऐड भी करना है मुझे, किसके अंदर, अपनी स्टेट के अंदर। तो स्टेट के अंदर मैंने क्या किया, ऑल यूजर्स की पहले कॉपी बना ली, फिर उसके अंदर अनशिफ्ट यूज करूँ या दूसरा क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, पुश का भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। मैंने स्टार्टिंग में रखा क्योंकि मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। खैर, फिर इसमें एक्चुअल जब एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें तो फिर डीबी के टेबल में एंड पे ऐड करेंगे ना। ये तो लॉजिक के तौर पे मेरा ख्याल आप समझा रहे हैं, am I right? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डेटा सारा आपका डीबी से ही आ रहा होगा। अभी भी आप यही सपोज करें कि सर्वर से जो डेटा आ रहा है वो डेटाबेस से ही आ रहा है। क्योंकि ऑल यूजर्स अगर हम पिक करते हैं वो तो बड़ी एप्लीकेशन में तो वो लाखों में हो सकता है, तो वो तो फिर मेमोरी चोक कर देगा।
नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या फेसबुक के ऊपर लाखों पोस्ट तो मौजूद है, क्या हम सारी लाखों पोस्ट एक साथ शो करते हैं? नहीं सर, वहां पर हम पिगनेशन यूज करते हैं। पेजिनेशन वाला काम ना, तो मतलब लॉजिक्स तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, यहाँ पे तो हम अभी सीख रहे हैं। अब हो सकता है कि ये अभी मैंने इसका नाम ऑल यूजर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इसको हम कह देते हैं, लेट्स से अगर ऑल यूजर्स का नाम समझ में ना आ रहा हो तो हम कह देते हैं पेजिनेटेड यूजर्स। अब मेक सेंस करता है थोड़ा सा, मतलब अभी तो हम जी सर। सीख रहे हैं, अभी तो हमारे पास डेटा कम है, तो हम अभी सारा डेटा उठा के लेके आ रहे हैं। जब हमारे पास डेटा ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी कोई ना कोई लॉजिक्स होंगे ना कि हम सारा डेटा हर दफा स्टोरी शो करेंगे। तो ये वही वाली चीज है। खैर, अभी लॉजिक्स के नहीं, अभी हमें सीखना है कि हम कर क्या रहे हैं। हमने ये डेटा तीनों में ना मंगवाया, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा कि क्यूरी, म्यूटेशन और ये सब्सक्रिप्शन, थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दें थोड़ा, क्यूरी मीन्स तीनों में डिफरेंस गेट क्या वाला है? काम। देखें, अभी वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लें। क्यूरी का मतलब था गेट करना। हम डेटा गेट करते थे किसकी मदद से? क्यूरी की मदद से। क्यूरी की मदद से। म्यूटेशन की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? अपडेट, डिलीट और ऐड। म्यूटेशन की मदद से 3 काम होते हैं, ऐड, अपडेट और डिलीट। डिलीट। अभी हम लोग कौन सा काम करने जा रहे हैं म्यूटेशन की मदद से? ऐड का। ऐड का काम करने जा रहे हैं। जबरदस्त हो गया, अब क्लियर है। और सब्सक्रिप्शन किस लिए यूज करते हैं? रियल टाइम के लिए। रियल टाइम के लिए। थोड़ी देर के लिए सोच लें कि जब भी कोई चीज पब्लिश होगी तो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, तो मुझे सब्सक्रिप्शन के अंदर वो वाला डेटा मिलेगा। अभी तो मैंने सिर्फ किया हुआ न्यू यूजर का डेटा। क्या ये पॉसिबल है कि मैं कर दूं कि अपडेट यूजर का भी डेटा मुझे मिले? मिल सकता है सर। बिल्कुल मिल सकता है कि जब भी कोई यूजर कहीं से भी एप्लीकेशन के अंदर यूजर को अपडेट करे तो मुझे पता चल जाए कि भाई ये वाला यूजर अपडेट हो गया। फेसबुक के अंदर भी यही होता है ना भाई। फेसबुक के अंदर यूजर, आपने अपनी प्रोफाइल तस्वीर डाली हुई है और वो तस्वीर आपको नजर आ रही है, मतलब मतलब आप किसी के फ्रेंड हैं तो डेफिनेटली आपकी तस्वीर उसको भी नजर आ रही है। लेकिन जब आप चेंज करते हैं तो क्या दूसरे यूजर्स के पास भी चेंज होती है ना जी तस्वीर? सर। तो वो ये वही वाला काम है कि तस्वीर चेंज होगी तो सब्सक्राइब के थ्रू उसको पता चल रहा है कि यार हाँ ये प्रोफाइल अपडेट हुई है, या उन्होंने जो भी लगाई होगी पीछे लॉजिक्स, उनकी अपनी लॉजिक्स होंगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहा हूँ आपसे कि ये इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होगी। चले, सब्सक्रिप्शन के अंदर फिर हमने देखा कि यार हाँ यार नया यूजर आया, तो मैंने नया यूजर ले लिया। मैंने अपने यूजर्स जो पुराने स्टेट के अंदर यूजर्स थे उसको एक कांस्टेंट में लिया। अगर मैं ये डायरेक्ट कर दूं तो क्या होगा, कोई बता सकता है? अनशिफ्ट ये भी तो कर सकता था, फिर मैंने ये वाला काम क्यों किया? लेकिन सर ये उसको उस रे में नहीं जाएगा ना, जिस यहाँ पर हमने करना है उसको अनशिफ्ट ऑल यूजर में करना चाह रहे हैं, उसमें नहीं जाएगा फिर। सेपरेट लगाया। यूजर्स तो स्टेट स्टेट है अपडेट ना। की, हाँ यूजर की स्टेट अपडेट डायरेक्ट नहीं होगी। यूजर की स्टेट अपडेट होगी। यूजर की स्टेट अपडेट से फायदा क्या होगा? यूजर की स्टेट अपडेट से हम यूआई को रेंडर करवा सकते हैं, री रेंडर करवाते हैं, ताकि उसकी सारी लॉजिक्स दोबारा से चल के सामने आए जितनी। इससे क्या होगा, यूजर के अंदर एरे के अंदर तो अनशिफ्ट हो जाएगा, लेकिन यूआई के ऊपर आपको नजर नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि वो री रेंडर नहीं हुआ ना आपका कंपोनेंट। जब री रेंडर होगा तभी वो सारी चीजें दोबारा से करेगा। खैर, यहाँ तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने कहा न्यू यूजर आया, न्यू यूजर को हमने एरे के अंदर अनशिफ्ट या पुश करवाया और फिर वापस से उसकी स्टेट को सेट करवा दिया। जैसे ये सेट स्टेट हुई तो आपका कंपोनेंट क्या होगा? री रेंडर होगा, यूआई पर री डिस्प्ले रेंडर होगा। होगा। री रेंडर होगा तो इसके अंदर पहले 4 यूजर्स थे, तो अब हो जाएंगे 5 यूजर्स, पांच हो तो जाएंगे। 5वां यूजर भी आपको नजर आ जाएगा। अब इस तरीके से 6 7 8 यूजर्स होंगे तो वो चलते, इसी यही लॉजिक चलती रहेगी। कोई ऐसी चीज जो अभी पूछनी हो इसमें? क्लियर है सर। अच्छा सर, किताब के अंदर ना अपोलो क्लाइंट के ऊपर ना उन्होंने फॉर्म हैंडलिंग का भी कुछ बताया हुआ था, तो वो सर मोहसिन साहब बता रहे थे, जरा उसको एक्सप्लेन कर देंगे काइंडली, जिसमें हम देखिए, फॉर्म से डाटा लेते हैं। हाँ हाँ, आप फॉर्म से डेटा लेंगे ना, ये रहा, ये म्यूटेशन पे यही वाला काम किया हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे डेटा मैंने स्पेसिफिक हार्ड कोड डाल दिया जी लाइक सर। दिस। आप यहाँ पे डेटा कहाँ से डालोगे? सर ऐड यूजर में हम पास करेंगे। वेरिएबल के हाँ, थ्रू। नहीं नहीं, वो तो सारी चीजें सही है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर आप यूआई के थ्रू, डायनेमिक हाँ यूआई के थ्रू। अब यहाँ पे यूआई अब के थ्रू जैसे करेंगे, प्रॉप्स ड्रिलिंग करके। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, क्या क्या कितने इनपुट्स है मेरे पास? यहाँ पे 3 है ना? जी सर।
आई थिंक एज नंबर है ना, यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए आपके पास, चेक बॉक्स, टाइप चेक बॉक्स ही होती है ना। जी सर। समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा हूँ, कोई नई चीज जी है ये सर। आप लोगों के लिए? जी सर। नो, समझ आ रही है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, एक कॉल भी आ रही है जैसे। क्या ये इसी तरीके से फॉर्म हो सकता है? जी सर। ये नेम होगा, ये यहाँ पे एज आ जाएगी इसकी, मैरिड है नहीं है, तो ये देखो फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है। तो अगर मैं इसका ई दिखाऊं आपको, क्लिक बताएगा। ई के अंदर होगा आपके पास टारगेट, टारगेट के अंदर ये फॉर्म है, और ये देखें आपके इनपुट्स, तो आपके इनपुट्स की वैल्यू आपको मिल सकती है यहाँ से, ठीक है। 0 के ऊपर क्या आएगा, वैल्यू वैल्यू पी। तो सर यहाँ अगर हम यहाँ पर ऑन चेंज लगा लेंगे तो हमें ये कुछ भी कर सकते मुश्किल हैं से बच एग्जैक्टली, नहीं जाएंगे। मतलब हाँ हाँ वो ऑन चेंज ही लगाएंगे, मैं वो करने नहीं चाह रहा, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पे अच्छा आपको सर। पूरा फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म की और इस वैल्यू आ गई। फॉर्म, अब हाँ यहाँ पे हम स्टेट आप में सेट कर देंगे उसको। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप ऑन टॉप लेवल भी काम कर सकते हैं, ऑन चेंज करें लाइक दिस, और यहाँ से आपको मिलेगा इवेंट, इवेंट के अंदर मिलेगा आपको टारगेट, और ये पूरा टारगेट हम कर देते हैं console.log टारगेट ऑन चेंज टारगेट। तो ये देखिए आप जब भी इसको चेंज करो तो ये टारगेट चेंज हो रही है आपको। अब यहाँ पे डेफिनेटली अब ये वाला जो टारगेट आ रहा है, आपको कैसे पता कि ये कौन सा टारगेट है? इसके लिए आपको एक चीज यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी? नेम की। नेम की। तो यहाँ पे आप लिखोगे नेम के अंदर नेम, यूजर नेम, नेम के अंदर उसकी एज, और ये तो चेक बॉक्स है, उसको भी नेम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए नेम। अब हम एक और अच्छी चीज कर सकते हैं, टारगेट आ गया, टारगेट पे सब क्या चीजें निकालेंगे, डॉट नेम वैल्यू और कर देंगे सर। वैल्यू। क्या कह रहा है भाई ये, टारगेट इज नॉट डिफाइंड, यस। सर ई डॉट सर ई डॉट डॉट टारगेट आएगा। ई डॉट 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 वैल्यू। अच्छा जी, अब देखें नेम आया, इसकी ये वैल्यू, एज आई, इसकी ये वैल्यू, ये आपका टारगेट आ गया। टारगेट के अंदर हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे हमें कुछ और मिलता है, इस चेक्ड मिलता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर इस चेक बिल्कुल सर। है ना। हेलो, आवाज आ रही है?
जी सर, आ रही है सर बात। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइट चली गई अनफॉर्चुनेटली। एक मिनट चेक। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अभी? जी सर। नहीं सर, नहीं आ रही। नहीं सर, नहीं नहीं आ नजर रही। आ रही। आपकी तस्वीर प्यारी सी आ रही है सर। ओके, लेट्स सी। चलो, अब सब कुछ नजर आ रहा होगा, ठीक है? अब नजर आ रही है सर। सही। आप देख लीजिएगा कि इस चेक की वैल्यू ना मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई मसला नहीं सर, वो कर लेंगे हम। ठीक है। तो अब देखिए, फॉरवर्ड हो। अब देखिए, अब इसके अंदर यहाँ पे आप हर दफा क्या सेट करवाएंगे? अपनी सेट स्टेट करवाएंगे किसकी? इस फॉर्म की। इस फॉर्म इसमें की। नेम भी आएगा, वैल्यू भी आएगा, और जो भी इसमें मेरिट के अंदर आएगा, ट्रू फॉल्स, वो सारी चीज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ तक। ऐसा ही है या नहीं ठीक है? है सर। जी सर। तो अब मुझे ये बताएं, अब ये डायनेमिक हो गया या नहीं हुआ? मैंने आधा काम तो आपका कर ही दिया मोर और लेस। जी सर। तो अब मुझे बताएं कि अब म्यूटेशन के अंदर कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई आपको? हाँ जी, तो डाटा हमारे पास आ गया सर। अब म्यूटेशन में हम इसी तरह वो जो डाटा मतलब नेम एग्जैक्टली डॉलर हाँ, बिल्कुल डॉलर का बिल्कुल साइन लगा बिल्कुल। के नेम नहीं ऐड नहीं, मैं यूजर बताऊँ, में। ये देखिए, जैसे ये सेट यूजर हुआ हुआ है ना, अब मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, जल्दी से काम करने के लिए एक एक नहीं कर रहा, यहाँ पे कह देता हूँ फॉर्म, और यहाँ पे क्या कह देता हूँ? सेट फॉर्म। सेट फॉर्म। ठीक है। और इस सेट फॉर्म के अंदर यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास होगा, डिफॉल्ट दे देता हूँ नेम, एज, और क्या दे देता हूँ? मेरे ट्रू या फॉल्स, ठीक है, व्हाटएवर आपके केस में जो भी होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि जब ये मैं म्यूटेशन यूज करूंगा और यहाँ पे ये ऐड का फंक्शन जब मैं यूज करूंगा, तो यहाँ पे क्या पास करूंगा अब? सर यहाँ पे स्टेट पास कर देंगे हम। एग्जैक्टली अब तो आसान हो गया ना। अब ये देखें, अब ये डायनेमिक आपको लग रहा होगा, अब आपको डायनेमिक लगेगा ये, क्योंकि अब ये डायनेमिक हो चुका है। अब जब ये वेरिएबल्स है तो यहाँ पे यही वाला यूज करूंगा, फॉर्म। फॉर्म के अंदर से क्या लूंगा? नेम। नेम आ जाएगा। फॉर्म में से क्या लूंगा? एज। और फॉर्म में से क्या लूंगा? अब हो गया डायनेमिक। अब ये वाला ऐड का सर फंक्शन मैं कहाँ पे कॉल करूंगा? बटन के ऊपर ऑन सबमिट पे। और सबमिट पे, एग्जैक्टली यहाँ पे। अच्छा सर, यहाँ पर भी सर अब देखें, हमने वहां पर फॉर्म डॉट यूजर ले लिया, लेकिन म्यूटेशन को कैसे पता चला कि यार इसमें फॉर्म की वैल्यू आ रही है? ऊपर चले ना जरा। अब यहाँ पे अभी आपने यूज किया वेरिएबल्स में फॉर्म डॉट नेम, फॉर्म डॉट एज, इसको कैसे पता चला क्रिएट यूजर में, ऐड यूजर में ये वैल्यू आ रही है? बहुत जबरदस्त सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल। अच्छा चले इसकी क्यूरी देखें पहले एक दफा, ठीक है? क्यूरी पे चलता है। ये देखें, यहाँ पे हमने बताया हुआ है इसको एक्चुअली। ये देखिए, क्रिएट यूजर, म्यूटेशन, क्रिएट यूजर, और उसके ठीक अंदर है, ये वेरिएबल्स मैंने पहले बताया है। यहाँ पे अगर मैं पहले कह दूं, पास किया। हाँ पहले पास किया, एन, यहाँ पे कह दूं ए, यहाँ पे कह दूं एम, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वापस एन, ए, एम। समझ में आ रही है बात? जी अब सर। मैंने 3 वेरिएबल्स बताए, कौन कौन से? एन, ए और एम। एम। यहाँ पे आऊंगा तो अब मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे ना। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? नेम, ए, एन एन ए और ए। अब और समझ में एम। आई बात कि ये वेरिएबल्स जिस तरीके से हम यूजुअली वेरिएबल्स देते थे ना, याद है आपको? हम पोस्ट के अंदर देते थे, एक्सियोस के जी अंदर सर। वेरिएबल, तो ये वही वाली चीज है। अब इसके अंदर हम ये क्रिएट क्यूरी, हमें एक फंक्शन मिलता है जिसको हम किसी भी नाम से ले सकते हैं। हमने लिया हुआ क्रिएट यूजर के नाम से। और ये देखिए, क्रिएट यूजर के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट क्या लेता है मेरे पास? उसकी वेरिएबल। वेरिएबल्स। तो हमने वेरिएबल पास कर दिया, जो आपने अपने डिफाइन किया वो वेरिएबल्स, आप वो उसको बता दें तो वो खुद ही वैल्यू पुट कर देगा वहां पे। और सर यहीं पे फिर हम उसको पुश कर देंगे अरे के अंदर, अपने ऑल यूजर के अंदर, जैसे हमने पीछे नहीं बहुत सब नहीं सेक्शन नहीं, में करते हाँ हैं। यही देखिए, अब ये पूरा एक साइकिल बना। अब साइकिल कैसे बना, अब जरा सोचिएगा। पहले मैं जरा नीचे आ जाता हूँ ताकि आप लिख सकें। अब पूरा साइकिल बन गया। देखिए पहले क्या हुआ, हमने क्या, गेट ऑल यूजर्स बाय क्यूरी, ऐसा किया हमने? जी सर। यस और नो? यस सर। जबरदस्त। इसके बाद हमने एक दूसरी चीज पढ़ी थी,
सब्सक्रिप्शन ऑन न्यू यूजर, ऐसा ही था ना? जी सर। गुड। अब हमने एक और लास्ट में चीज देखी, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट ऐड यूजर। हाँ, ऐड यूजर, क्रिएट यूजर, जो भी आप दिल कहते हैं, क्रिएट यूजर। चले, अब मुझे ये बताएं आप कि अब ये पूरा साइकिल बना, एप्लीकेशन लोड हुई, सबसे पहले आपके यहाँ सारे यूजर्स आ गए, आपने सब्सक्रिप्शन भी लगा दिया। अब आप जब भी डायनेमिकली यूजर ऐड करेंगे तो सब्सक्रिप्शन की मदद से क्या होगा? नया यूजर आ जाएगा। एग्जैक्टली तो अब आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी एक नया यूजर करेंगे तो आपकी यूआई ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। करके देखें। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, लेकिन चलें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये मसला दे रहा है किस पे? एरर पे, क्योंकि एरर यहाँ पे भी है और वहां पे भी है, नीचे भी हमने डिफाइन किया। इसको हम कह देते हैं म्यूटेशन एरर, ताकि ये एरर से हम निकल जाए एटलीस्ट। अच्छा जी, यार ये चेक बॉक्स के लिए मुझे क्या यूज करना है? टेक्स्ट बॉक्स को वैसे सर मूव कर दे, हम देख लेंगे इसकी वैल्यू कैसे फेच करनी। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो मैं इस हार्ड कोडेड डाल देता हूँ। क्या मेरी ट्रू डाली हुई है, सही है। अब इन दोनों पे हम काम कर देते हैं, एज और नेम पे, ठीक है। सेट फॉर्म, सेट फॉर्म के अंदर मुझे करना पड़ेगा, पूरा ऑब्जेक्ट ही देना पड़ेगा, वरना तो वो अपडेट ही करेगा ना। ठीक है, हम क्या देते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट लेते हैं ओ ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर्स। कौन सा यूजर था मेरे पास? फॉर्म। फॉर्म लिया, मैंने कहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने प्रॉपर्टी पास करके बोला टारगेट डॉट नेम, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ तक कोई मसला, ऐसी चीज जो ना समझ में आई है? नो सर। सेट फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट पास कर। अच्छा, एक और थोड़ा सा अच्छा सा, जब हम काम कर ही रहे हैं तो उसको वैल्यूज भी पास कर देता हूँ। फॉर्म डॉट नेम और फॉर्म डॉट नेम, उसका एज। लेट्स सी नाउ। ठीक है, अपडेट हो रहा है। 0 की जगह हम कह देते हैं 2, इसका नाम हम चलें प्रोवाइड करते हैं। ये देखें आ गया। आ गया? नहीं आया, एक मिनट रुकिए, मैंने शायद फॉर्म सबमिट के ऊपर क्रिएट कॉल ही नहीं किया। ऐसा ही है, कहीं क्रिएट, हाँ मैंने यूजर कॉल नहीं किया। ठीक है, ऐड यूजर का फंक्शन है जो कि ये रहा, क्रिएट करेगा। चले, नाउ लेट्स सी। अच्छा जी, डी आ गया, ऐड, एरर आया। अब ये एरर कहाँ पे आ रहा है? फॉर बैड रिक्वेस्ट। कहाँ पे बैड रिक्वेस्ट है? रिजेक्ट हो रहा है, शायद टाइप वगैरह की वजह से रिजेक्ट हो रहा है। चलें इसको भी कैच करते हैं, एरर को। एरर में आता क्या है? सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि console.log, और इसमें हम देखते हैं कि फॉर्म में एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है, ताकि उससे हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि ये क्रैश क्यों हुआ। लेट्स सी। ये देखें, एज में क्या जा रहा है? स्ट्रिंग जा रही है, शायद स्ट्रिंग जा रही है, वो इसलिए मुझे तंग कर रहा है। लेट्स सी। हालांकि हमने तो नंबर पास किया था वहां पे, लेकिन वो जब सेट करने जा रहा है ना, तो वो उसको करेगा। लेट्स चेक करना। ठीक है, न्यू यूजर आ गया आपके सामने ई। अब ये देखें, डायनेमिक हो गया पूरा काम। एफ, ये डायरेक्ट फॉरन आ रहा है। जी सर। क्यों? क्यूरी सारे यूजर्स लेके आ गई, म्यूटेशन की मदद से हमने यूजर को ऐड किया, और सब्सक्रिप्शन ने देखा हुआ कि यार जब भी नया यूजर ऐड होगा तो वो क्या करेगा?
उसको ब्राउजर पे फॉरवर्ड कर देगा। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखें, हमने सिर्फ सब्सक्रिप्शन के अंदर काम किया था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं यूजर ऐड कर रहा हूँ तो सब्सक्रिप्शन के अंदर नया यूजर जाता है, जैसे ही नया यूजर जाता है तो वो इसके अंदर ऐड कर देता है। अब बताएं कि ऐसी कोई चीज जो इसमें ना समझ में आई। ये पूरा एक साइकिल हो गया जो हम यूजुअली यूज कर रहे हैं, रियल टाइम साइकिल हो गया पूरा। जी सर एक इसका कोड जो है ना वो गिटहब पे इसको अपडेट कर दें। कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है। फर्दर मोर के हम इसके ऊपर मजीद ऑपरेशन भी इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका ऐड का करेंगे, एडिट का करेंगे, डिलीट का करेंगे, तो उसमें जो फिर परेशानी आएगी फिर वो आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त, ये आपको करना चाहिए। आप करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। जिस तरीके से ऐड चल रहा है ना, अब सिंपल सा सोचें कि मुझे सबसे पहले, अब आपके दो टारगेट अपने पास रखें कि एक मुझे क्या करना है, एक मुझे का और उसका अपडेट का। हाँ, सबसे पहले तो सिंपल सा रखें ना, एडिट में भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ सबसे सिंपल रखें। अब आप सबसे पहले अपना टारगेट रखें, म्यूटेशन मुझे किसकी करनी है, डिलीट की। वो डिलीट हो जाए, उसके बाद मुझे सब्सक्रिप्शन किसकी करनी है, उसकी रे की, जो हमारे पास ऑल यूजर है, ऑल यूजर। नहीं, अभी देखें, अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं ऐड यूजर करता हूँ म्यूटेशन के अंदर, ऐड न्यू यूजर करता हूँ, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर भी मैंने लिसन किया हुआ है कि यार जब भी नया यूजर हो तो सब्सक्राइब करो। वैसे ही आपको किसकी एक और सब्सक्रिप्शन बनानी पड़ेगी, डिलीट की, क्योंकि जैसे ही वहां पे कोई भी यूजर डिलीट करे तो आपके पास यूजर डिलीट भी तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल सर। तो ये वाला काम सिंपल है मेरे हिसाब से। अपडेट के अंदर तो आपको सारी वैल्यूज देनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, बहुत सारे काम। यहाँ पे तो सिर्फ एक बटन के ऊपर ये सारा काम हो जाएगा, ऐसा है। जी सर। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सर्वर के ऊपर जाना है, सर्वर पे रिजॉल्वर्स देखिएगा, यहाँ से समझेंगे। देखिए यहाँ पे बल्कि डिलीट इंप्लीमेंट भी हुआ है, तो ये डिलीट आप करके देखिएगा। इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं बनी हुई तो आपको सिर्फ यहाँ पे अब क्या बनानी पड़ेगी, इसकी सब्सक्रिप्शन। अच्छा चलें, अभी थोड़ी देर के लिए अगर ये क्रिएट यूजर देखें, डिलीट यूजर देखें और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखें, अगर जल्दी से मुझे बताएं अगर मुझे करना हो तो क्या हो सकता है। अभी मैं सिर्फ वर्बली बात करूंगा, करना आपको है, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ आपको अभी जल्दी से। तो जैसे ही सब्सक्राइब का फंक्शन, इसी तरह के फंक्शन, सॉरी हाँ, सब्सक्राइब का फंक्शन है ना, हाँ। तो इसी तरीके से हम दूसरे फंक्शन सीखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे लाके पेस्ट करना है। न्यू यूजर की जगह क्या कर देंगे आप, डिलीटेड यूजर कर दें। और यहाँ पे ट्रिगर में हमने न्यू यूजर क्या हुआ, तो आप ट्रिगर क्या करवाएंगे, डिलीट यूजर, डिलीटेड यूजर। अब यहाँ पे तो आपने ट्रिगर करवा दिया, तो यहाँ से भी आपको पब्लिश भी तो करना है। तो ये देखें यहाँ पे ये पब्लिश ऑलरेडी हो रही है चीज है ना, ये वाला पॉपअप। अब आप इस पॉपअप को पकड़ें, यहाँ पे मैंने डिलीट नहीं किया। अब देख रहे हैं ये यूजर मैंने सिर्फ फाइंड किया हुआ है, डिलीट एरे से नहीं हुआ, लेकिन आपको ये डिलीट करना होगा। सही है। यूजर डॉट फाइंड का जो फंक्शन आपने कॉल किया हुआ है यहाँ पर ऊपर, सही है, डेटाबेस के लिए होता है या अरे में फाइंड करने? ये तो एरे क्या, ये एरे का, ये एरे। अब यहाँ पे जितना भी डेटा आ रहा है ना, मैं यहाँ से हैंडल कर रहा हूँ। ठीक हो गया सर। तो यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जितना डेटा मौजूद होगा ना, वो डेटा सारा आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया सर। अभी हमारे पास इनपुट में वो नंबर लिखने की वजह से जो एरर आ रहा था, तो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो हमें इन्हीं प्रॉब्लम से बचाती है जब हम टाइप स्क्रिप्ट इसलिए हाँ, टाइप स्क्रिप्ट इसलिए, हाँ, टाइप सेफ्टी के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखें ये इवेंचुअली अगर आप गौर से देखें, ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन का काम। आपने सब्सक्रिप्शन बनाई, डिलीट की, यहाँ से ये चलेगा डिलीट यूजर, यहाँ से आपने पॉपअप को पब्लिश करवा दिया। ट्रिगर कौन सा करवाया, ट्रिगर करो डिलीट यूजर को, और डिलीट यूजर को हमने क्या पास कर दिया, डिलीटेड यूजर। ठीक हो। अब क्या होगा, जिस तरीके से न्यू यूजर के अंदर आपको न्यू यूजर मिलता था, अब आपको डिलीटेड यूजर के अंदर क्या मिलेगा, डिलीटेड यूजर। यहाँ पे आपको एक और काम करना पड़ेगा, स्प्लाइस करना पड़ेगा इसको, इस वाले को यूजर से, यानी डिलीट भी करना पड़ेगा डेफिनेटली। डिलीट यूजर फ्रॉम एन अरे, और अरे कौन सी है आपके पास, यूजर की, यूजर। ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉजिक लगा के ये करेंगे तो आपकी एरे से भी डेटा डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बोलें डिलीट भी हो गया इस तरह। अब देखें, सबसे पहला स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके बाद पूरी एप्लीकेशन को यूज करना काफी आसान हो जाता है, ऐसा है। जी सर।
लास्ट वीक जब हम कोड समझने की कोशिश कर रहे थे उसकी समझ नहीं थी लग रही, लेकिन जैसे आपने इस पर रोशनी डाली है तो अब समझ लग रही है कि ये कोड कैसे काम कर रहा है सर। चलें, गुड है। तो आप लोग अब प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसकी। जी तो सर देखें, लागू। जबरदस्त। चलें, अब हम आते हैं यहाँ पे। क्या हमने स्कीमा देखा था? जी सर। गुड हो गया। हमने स्टार्ट ले लिया था रिएक्ट के साथ इसको। जी सर। ठीक है, क्यूरीज देखी हमने, क्यूरीज भी देख ली सर, म्यूटेशन देखा हमने, म्यूटेशन भी देखा। जबरदस्त। सब्सक्रिप्शन देखी हमने। जी सर। एरर हैंडलिंग देखी हमने। आई देख ली। हाँ देख ली। कैशे कॉन्फ़िगरेशन देखी हमने, जो हमने कैशे कॉन्फ़िगर की। ठीक है। ऑथेंटिकेशन वाला काम आपको पता है, जो हमने देखा था, वही टोकन पास करना। जी सर, लेकिन जब सर्वर पे आएंगे तो फिर इसका मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा जब एग्जैक्टली हाँ। लेकिन ये कहने का मकसद है आपको काफी चीजें मतलब हाँ नो हाउ हो गई है आपको कि हम किस तरीके से इसको टोकन वगैरह पास करते हैं, लाइक दिस जो हमने देखा था, बैरियर टोकन वगैरह जिस तरीके से देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज लास्ट मुझे नजर आई थी, वो क्या थी? ये HTTP नेटवर्किंग। ये क्या है, कोई बता सकता है? बेसिक HTTP नेटवर्किंग क्या ये वाला काम हमारा API कॉल्स हो रहे हैं? जी सर। तो ये सारी चीजें खुद ही हमें करके दे रहा है इवेंचुअली, मतलब HTTP रिक्वेस्ट और कॉल्स वगैरह ये खुद कर रहा है हमारे लिए। ठीक है। तो ये देखें, जिस तरीके से अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे GraphQL का, तो हेडर्स के अंदर आपको ऑथराइजेशन के अंदर क्या देना पड़ेगा? टोकन। टोकन कहाँ से देंगे हम? यहाँ से अपनी इन्वायरमेंट वाली फाइल से। सही है। तो ये जो रिक्वेस्ट थी वो भी हमने देखी हुई है इसकी। ये देखें, अब क्या हुआ? मैंने सर्वर बंद कर दिया। हाँ, सर्वर बंद हुआ, इसलिए रिजेक्ट हो रही है। खैर, तो ये देखें, ये नेटवर्क रिक्वेस्ट, यहाँ से नेटवर्क की रिक्वेस्ट भी गई है। ये देखें, आप लोग ये भी जरूर देखें। हम लोग जब एक्सियोस करते थे तो नेटवर्क रिक्वेस्ट देख रहे थे ना? जी सर। तो ये देखें, यहाँ से भी वही वाली रिक्वेस्ट, इसकी नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल इस तरीके से जाती है। ऑपरेशन नेम, क्रिएट यूजर, और ये देखें यहाँ से क्यूरी गई हुई जो हमने दी हुई, इसको पास की है। और ये हमारे वेरिएबल्स जो N H A व्हाटएवर जो भी। ठीक हो गया? ठीक सर। कोर्स कंटेंट शेयर कर दे हमारे साथ। मैं कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ आपको ये कोर्स कंटेंट। ये एक्चुअली मेरे पास कहाँ पड़ी हुई है? ये HTTP रिक्वेस्ट वाला रिपीट कर देंगे। ये जैसे हमने एक्सियोस पढ़ा था, एक्सियोस के अंदर हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल करते थे एक्सियोस की मदद से, याद है? सर। तो ये वही वाली चीज है। यहाँ से इस तरीके से डॉक्यूमेंट आता है, वैसे मुझे नहीं पता। लेट्स सी। सर क्विज कब तक एक्सपेक्टेड है? क्विज होपफुली अब ये कंप्लीट हो गया तो अब आपका इसका क्विज आ जाए। वही ना सर, आपकी स्पीड इसी चीज की निशानदेही बता रही। स्पीड नहीं है, आई थिंक ये सारी चीजें हमने की हुई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। की हुई है सर, अब रिवीजन कर रहे थे और इस चीज की आगाही कर रही थी कि अब क्विज सिर पे आ रहा है, तैयार हो जाए। हाँ, क्विज तो आएगा डेफिनेटली यार, उसके बगैर डेफिनेटली सर, हम रेडी हैं सर, इंशाल्लाह। गुड हो गया। तो ये हमारे कोर्स कंटेंट था रिगार्डिंग टू GraphQL और रिएक्ट के साथ। तो ये एरर हैंडलिंग पढ़ने के लिए कोई लिंक दे दें। ये इसी के अंदर देखें ना, GraphQL की वेबसाइट के अंदर है। ये देखें, आपको अपोलो की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये एरर हैंडलिंग ये पूरी। ओके सर। GraphQL के एरर्स ये देखें, इसके एग्जांपल्स और रिस्पॉन्सेज जिस तरीके से हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी दी हुई हैं, आप लोग देखिएगा इसको। अब गेट्सबी शुरू करें सर? गेट्सबी शुरू करते हैं। कितना टाइम है अपने पास? अभी शुरू नहीं करते हम लोग, सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लें, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। गेट्सबी क्यों पढ़ रहे हैं हम? सवाल पहला तो ये कोई बताएगा व्हाई? सर पहले ये बताएं जैमस्टैक है क्या, ये थोड़ा सा इसके बारे में तो बता दीजिए। जैमस्टैक सिंपल ये है, जावास्क्रिप्ट एपीआई एंड मार्कअप। ठीक है। जावास्क्रिप्ट सबको पता है? जी सर। एपीआईज आप लोगों को पता है? जी सर। एपीआईज कॉल्स वगैरह, एपीआई सारी चीजें, ठीक है। और मार्कअप जो हम लोग HTML और रिएक्ट के अंदर मार्कअप्स वगैरह यूज करें, वो सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है।
तो ये सिंपल सी एक है। अब जेम स्टैक एक्चुअली क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये एक जिस तरीके से हमारे पास रिएक्ट पहले आया था मीन्स, वैसे पीएचपी का भी है। पीएचपी वाले स्टैक को क्या कहते हैं मुझे सही से याद नहीं आता, बट है कुछ, मैं बताऊंगा आप लोगों को जरूर। फिर हमारे पास आया मीन स्टैक। मीन स्टैक का मतलब था MongoDB, E for Express, A for Angular and N for Node.js। उसके बाद आया मर्न स्टैक, M for MongoDB, E for Express, R for React और N for Node.js। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं जेम स्टैक। तो जेम स्टैक असल में देखें, अगर आप गौर से मुझे थोड़ी सी चीजें देख के बताएं, आप लोगों से काफी लोगों ने वर्डप्रेस यूज किया हुआ है, मैंने देखा था। ठीक है, अगर वर्डप्रेस किसी ने यूज नहीं किया हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो हम सिर्फ डिस्कशन के लिए यूज करो, ताकि जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट करेंगे, और जो नहीं है उनको मैं समझा देता हूँ। वर्डप्रेस में होता क्या है, वर्डप्रेस की एप्लीकेशन के अंदर होता क्या है कि आप अपना सारा डेटा जो है ना वो एक डेटाबेस में सेव करते हैं, ऐसा ही है। लाइक कंपनी का नाम वो भी हमने डेटाबेस में सेव किया हुआ है, बहुत सारी चीजें। अगर हम लोग सोचें थोड़ी देर के लिए हम लोग नेटफ्लिक्स बनाने जा रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स के अंदर अगर आप गौर से देखें तो सारी चीजें हम लोग किस में सेव करेंगे, डेटाबेस के अंदर। तो अब मुझे ये बताएं कि नेटफ्लिक्स के अंदर हमारे पास कोई भी एक मूवी या कुछ भी आता है लेट से, या उसका कैटलॉग भी है, तो हमारे पास लेट से 1000 यूजर्स हैं। जब वो एक वेबसाइट को ओपन करेंगे 1000 यूजर्स, तो क्या होगा, बैठेगा सर। तो यूजुअली 1000 रिक्वेस्ट आएंगी डेटाबेस, 1000 रिक्वेस्ट आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सारा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ आपके पास, डेटाबेस में। और लेट से अभी अगर चलें वर्डप्रेस के ऊपर, अभी तो नेटफ्लिक्स से बहुत आगे के एग्जांपल चले गए, थोड़ी सी और पीछे आके मैं कहता हूँ कि नेटफ्लिक्स के ऊपर सिंपल एक मुझे अपनी कंपनी की प्रोडक्ट कैटलॉग बनानी है, और प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर समझ ले मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं मिनिमम। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं ये सपोज करता हूँ, और अब ये सोचे कि 100 प्रोडक्ट्स हैं और 1000 यूजर्स आते हैं मेरी एप्लीकेशन के ऊपर वर्डप्रेस की, जिसके ऊपर मैंने अपने 100 प्रोडक्ट्स डाले हुए। तो क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, हर कोई यूजर आएगा, पेज ओपन करेगा, उसकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, वही डेटाबेस में, डेटाबेस से डेटा आएगा, और फिर हम उसको पीएचपी के अंदर मतलब सॉरी वर्डप्रेस के अंदर शो करेंगे। ये एक यूजर का काम है। इसका मतलब अगर 1000 यूजर आते हैं तो 1000 यूजर जाएंगे डेटाबेस में, डेटाबेस से डेटा आएगा और फिर हम उसको शो करेंगे वर्डप्रेस पे। ऐसा ही चल रहा है अभी। सही है, यस सर, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है वर्डप्रेस का। अब मुझे थोड़ी सी ये बताएं कि क्या प्रोडक्ट वाला जो काम है, प्रोडक्ट कैटलॉग अगर बनती है एक दफा, तो वो लेट से कितनी रैंडम चेंज होती होगी, क्या मतलब सर, मतलब समझ नहीं, सवाल नहीं समझे आपका। मतलब कभी कभी अपडेट हो, हाँ अपडेट कब होती होगी, मतलब कोई प्रोडक्ट आपने डाली हुई है, तो जो कैटलॉग है आपकी वो कितने टाइम में अपडेट होती होगी। लेट से मैं अगर एज्यूम भी करूं 2 दिन में होती होगी, थोड़ी देर के लिए अगर वर्स्ट सिनेरियो सोचें, क्योंकि प्रोडक्ट कैटलॉग ऐसी चीज है कि एक दफा हो गए तो काफी लंबी चलती है जब तक उसके अंदर कोई खास चीजें चेंज ना हो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 2 दिन चलेगी, 2 दिन के बाद आप कुछ नया अपडेट करोगे, मैक्स ऐसा होगा। सर ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह दराज है ये तो डेली बेसिस पे भी हो रहे होते हैं, इतना कोई बड़ी बात तो नहीं है सर। नहीं, डेली बेसिस की उस सेंस में कह रहा हूँ कि वो तो प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे होते हैं ना। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आपकी एक प्रोडक्ट कैटलॉग बनी हुई है, आपकी अपनी कंपनी की प्रोडक्ट कैटलॉग बनी हुई है। वर्डप्रेस पे अभी थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ ना, वर्डप्रेस के ऊपर आप ये सोचे कि आपकी एक प्रोडक्ट कैटेगरी बनी हुई है 100, वो चेंज होती है 2 दिन के अंदर, कुछ भी चेंज हो जाता है लेट से थोड़ी देर के लिए, अभी ये कहता हूँ। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि जब वो 2 दिन के अंदर चेंज हो रही है तो जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है क्या सर्वर पे जानी चाहिए, डेटाबेस में जानी चाहिए? नहीं सर, जब अपडेट हो रही है फिर तो नहीं जानी चाहिए। जब अपडेट हो तभी उसको नहीं शो होनी चाहिए, वरना तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही कह सही कह रहा हूँ? एग्जैक्टली सर, ऐसे ही सर। तो आपने कभी नोट किया क्या, आपकी वर्डप्रेस की एप्लीकेशंस होती हैं तो जब बड़ी एप्लीकेशंस बनना स्टार्ट हो जाती है तो वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं? जी सर, कॉमन इश्यू है सर।
कॉमन ऐसा इशू, क्यों बिल्कुल होता सही है? कहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी हर एक रिक्वेस्ट जा रही है डेटाबेस में, और जो डेटाबेस में रिक्वेस्ट जा रही है वो वापस आएगी तो डेफिनेटली टेक सम टाइम, और अगर ज्यादा यूजर्स एक साथ हिट करेंगे तो डेफिनेटली सर्वर भी स्लो होगा आपका, और डिले हो क्योंकि जाएगा। हाँ। अब मुझे ये बताएं कि बहुत सी चीजें हमारी एप्लीकेशन के अंदर दो टाइप की चीजें होती हैं। बहुत सी चीजें होती हैं स्टैटिक और बहुत सी चीजें होती हैं डायनेमिक। अगर मैं दराज की एप्लीकेशन की अभी हम बात कर रहे थे, तो दराज की एप्लीकेशन के अंदर उसके जो प्रोडक्ट कैटलॉग हैं क्या वो स्टैटिक है कुछ हद तक, मतलब अगर लेट्स से अगर एक दिन में भी चेंज हो रहे हैं तो फिर भी एक दिन के लिए तो वो है ना स्टैटिक उसके लिए। क्या दराज का जो लोगो है, जो उसका कलर थीम है, वो सारी चीजें क्या वो स्टैटिक हैं उसके लिए? स्टैटिक है सर। स्टैटिक है। क्या वो हमेशा चेंज होती रहती है फौरन? Yes, अगर चेंज वो तो कभी होगी तो हो जाएगी अपडेट, लेकिन ज्यादातर तो नहीं होती ना। यूट्यूब की बात कर लें, यूट्यूब के अंदर वीडियोस चेंज होती रहती हैं, लेकिन क्या यूट्यूब का स्ट्रक्चर, यूट्यूब का लोगो, वो सारी चीजें कभी चेंज होती हैं? नो सर। नहीं सर, पहले दिन से ऐसे। नहीं भाई, पहले दिन तो ऐसा नहीं थी, बहुत चेंज हुई है। खैर मतलब वही कह रहा हूँ कि चीजें चेंज हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही ना। अब इसमें दो चीजें, अब इसमें चीजें जो फर्क पड़ती है वो होती है इसमें जो वर्डिंग्स यूज की जाती हैं वो यूज की जाती हैं बिल्ड टाइम और रन टाइम। क्या चीजें यूज की जाती हैं? बिल्ड टाइम और रन टाइम। अच्छा बताएं, क्या मतलब क्या समझ में आता है? बिल्ड टाइम से क्या समझ में आता है, रन टाइम से क्या समझ में आता है? सर बिल्ड टाइम जिस तरह यूट्यूब का लोगो है, स्ट्रक्चर है, इसका स्केलेटन है, वो सर होती है बिल्ड टाइम, मतलब एक दफा बना दी तो ठीक है, फिर कभी कभी चेंज। लेकिन सर जो रन टाइम में जिस तरह ऊपर वीडियोस है वो बार बार रेंडर हो रही होती है, वो टाइटल चेंज कर रहा है, कुछ कोई चीज चेंज कर रहा है, तो ये चीजें रन टाइम है। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा अगर इसी एप्लीकेशन को यूट्यूब से हटा के अगर मैं वापस पुरानी वाली जो हमने डिस्कस की थी एग्जांपल, इस पे आता हूँ प्रोडक्ट कैटलॉग में, इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी चीज बिल्ड टाइम है और कौन सी चीज रन टाइम है? सर कैटलॉग हमारी रन टाइम आ जाएगी, बाकी जो स्ट्रक्चर है हमारे कैटलॉग का लोगो नैबा वो हमारे बिल्ड में आ जाएगा। चलें। अच्छा अगर आप सर किसी आई कंपनी थिंक सो के हाँ, बोलिए, वर्डप्रेस पे हर दफा पेज डेटाबेस से अपलोड होके नहीं आता दोबारा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर वो तो फिर बिल्ड नहीं टाइम नहीं, अभी मैं आपको मैं वर्डप्रेस की एग्जांपल नहीं दे रहा, अभी मैं कह रहा हूँ अगर आप उस तरीके से सोचे कि अगर आप प्रोडक्ट कैटलॉग बनाने जा रहे हैं वर्डप्रेस पे, तो ये प्रॉब्लम आपने देख ली ना कि हर दफा वो डेटाबेस से सारी चीजें लेके आता है, लोगो वोगो डिजाइन विजाइन सारी चीजें वो डेटाबेस में सेव करता है, सारी चीजें डेटाबेस से लेके आता है। ऐसा ही है ना? जी सर। अब मैं कह रहा हूँ एक एग्जांपल जो मैंने पिछली दी थी प्रोडक्ट कैटलॉग की, प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती, तो मुझे ये बताएं अगर मुझे इस प्रोडक्ट कैटलॉग को अगर मैं समझने जाऊं बिल्ड टाइम और रन टाइम में, तो इसमें क्या चीज बिल्ड टाइम है और क्या चीज रन टाइम है? सर जो स्केलेटन है ना, मतलब जिस तरह हम अगर दराज की एग्जांपल लें, तो दराज के ऊपर सर हम देख रहे होते हैं कि हेडर आ रहा होता है, एक फुटर आ रहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रमोशन का बैनर चल रहा होता है, वो तो सर बिल्ड टाइम है कि एक दफा बन गया। लेकिन सर हम जब प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे होते हैं तो वो जो प्रोडक्ट लेके आ रहा है दोबारा ग्राफ के जो भी यूज कर रहा है पीछे वो, तो आई थिंक सो कि वो रन टाइम नहीं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उसके अंदर भी दोनों चीजें जिस तरीके से आपने कहा बिल्कुल वो रन टाइम और बिल्ड टाइम है। जो चीजें उसकी स्टैटिक नजर आ रही होती है वो बिल्ड टाइम है, और जिस तरीके से यूजर डायनामिक लॉग्ड जो इन आ रहा होगा है वो तो हाँ एग्जैक्टली, यूजर जब लॉग्ड इन होगा तो उस यूजर का डेटा आएगा, तो वो सारी चीजें क्या होंगी उसके लिए? रन टाइम। रन टाइम। अब जैसे ये देखें, ये प्रोडक्ट का कैटलॉग है इसके लिए ना, किसी भी वेबसाइट हो सकती है वॉट, अभी हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट का आपके पास कैटलॉग मौजूद है। अब ये देखें इसने सारी पीडीएफ लगाई हुई है, अब ये कितना चेंज हुआ होगा? अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पेज की बात करूं तो इस पेज के अंदर आपको क्या चीज बिल्ड टाइम और क्या चीज रन टाइम नजर आ रही है? और ये जो पीडीएफ चेंज होगे ना ये हमें रन टाइम लग रहे हैं, और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बिल्ड टाइम लग रहा है। ठीक है, मुझे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पूरा मुझे बिल्ड टाइम लग रहा है तो क्या ये गलत होगा? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ में चेंज कर रहे हैं, पीडीएफ के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा, इसलिए सर हाँ, ये बिल्ड लिंक्स है ना? टाइम। यस सर, वो लिंक्स के अंदर पीडीएफ फाइल को चेंज कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहे हैं, जो यूआई नजर आ रही है। ऐसा ही है। आई थिंक सर हाँ लग तो ये हो ऐसे रहा है। सकता है कि
2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ये ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर शायद एक और चीज ऐड हो जाए, पॉसिबल है। तो सर जैसे वो तो अगर मैं बिल टाइम तो नहीं ना हुआ। हाँ, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी इसी के ऊपर आ रहा हूँ। चले अभी इसी को देखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये अभी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अभी ये सेम है, हो सकता है 2 दिन के बाद ये चेंज हो, फिर मैं क्या करूंगा? क्या चेंज होगा? एक ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर एक और, जैसे डायरी इंडस्ट्री लिखा हुआ है तो हम कह देते हैं पेपर इंडस्ट्री ऐड हो जाएगा, लेट्स से। तो सर वो सही है, रन टाइम आ जाएगा, फिर रन टाइम आ जाएगा। अच्छा, बिल्ड टाइम, सॉरी बिल्ड टाइम। असल में देखिए ये सर यहाँ यूजर पे जब इंटरेक्शन कर रहा होता है, सर यूजर जब इंटरेक्शन कर रहा है यार, उसकी वजह से जो चेंज आ रही है हम उसको कहेंगे ना रन टाइम। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट चीजें हैं। अब देखिए यही समझने की जरूरत है, यहाँ पे जैम स्टैक के अंदर यही एक कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ में आ गया ना बहुत जबरदस्त हो जाएगा। अब जैसे ये वाली चीजें, अगर मैं वर्डप्रेस के अंदर कहता हूँ तो वर्डप्रेस के अंदर अगर आप देखें तो अब क्या रियल टाइम चीजें चेंज हो रही होती हैं। जिस तरीके से अगर किसी ने यूजर के अंदर वर्डप्रेस के एडमिन में जाके कुछ ऐड किया तो वो आपके पास डायरेक्ट यूजर को सब कुछ शो हो जाता है कि हाँ यार इसने ये वाला पेज ऐड किया या ये वाला कॉलम ऐड किया या ये वाला एक क्या कहते हैं, लेट्स से इसके अंदर एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया। ऐसा होता है? जी सर, होता है, बिल्कुल सही, जबरदस्त। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मुझे एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, स्टैटिक वेबसाइट पता है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से, लेट्स से ये वाला पेज समझते हैं, ये स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, ये आपने HTML में बनाई, सेव किया और फिर आपने क्या कर दिया, इसको कहीं पे डिप्लॉय कर दिया। ये एक पहला सिनेरियो हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ कल आपके पास, यार इसके अंदर ये चेंज करता हूँ, तो फिर आपने क्या किया वापस? सर दोबारा हम HTML की फाइल में गए, जावास्क्रिप्ट की फाइल में गए, जो तो फिर उसको दोबारा डिप्लॉय कर दिया। सही है, वापस मैं अब आपके पास आता हूँ 1 महीने के बाद, यार इसके अंदर वापस चेंज कर दो, तो क्या किया वापस आपने यही वाला प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया कि आपने खुद मैनुअली चेंज किया, मैनुअली चेंज करने के बाद आपने डिप्लॉय किया और वो सारी चीजें हो गई। तो अब ये स्टैटिक वेबसाइट के अंदर अगर हम ये इस तरीके से देखें तो ये आपके लिए हमेशा डिप्लॉय करना, काम करना या काम करना, लेकिन ये अब मुझे थोड़ी देर के लिए अब उसको उस सेंस में देखें कि ये बिल्ड टाइम है या रन टाइम है। सर ये बिल्ड टाइम है, ये बिल्ड टाइम है, जबरदस्त, ये बिल्ड टाइम है। क्यों? जब आप काम करते हैं उसको बिल्ड करके वापस डिप्लॉय कर देते हैं तो ये सारा काम क्या हो गया आपके पास, बिल्ड टाइम में आ गया। अब ये सोचे कि ये वाला सारा डेटा मौजूद है आपके पास कहाँ पे, सर्वर पे। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये वाला सारा डेटा कहाँ से लेके आना है, आपको सर्वर से लेके आना है, तो क्या करोगे यार? आपने यही वाला सारी क्यूरीज लगाई, सर्वर से डेटा लेके आया, आपको नजर आ गया, सही है। अब आप क्या करेंगे, इसको बिल्ड बनाएंगे, बिल्ड बनाने के बाद आप इसको डिप्लॉय कर देंगे। डेटा कहाँ से आया एक्चुअल में, आपका डेटा वैसे कहाँ से आया, सर्वर से। बिल्ड टाइम पे डेटा आपने लिया सर्वर से डेटा लेने के बाद आपने उसकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट बनाई और उसको आपने क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। तो ये वाला जो सिनेरियो था इसको हम क्या कहेंगे, बिल्ड टाइम। ये मिक्स हो गया थोड़ा दोबारा बताइएगा जरा। मैं बताता हूँ डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, मतलब हमने स्टैटिक वेबसाइट बनाई है, इस तरह क्वालिटी केमिकल्स ला के हमने रख दिया अपने किसी सर्वर पे, नेटलीफाई के सर्वर पे। अब सर वहां से आपने आगे क्या बताया, कहानी दोबारा बताइए। मैं वापस, हाँ सही, जबरदस्त, ये नेटलीफाई आ गया ना, गुड हो गया। अब देखिए मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई, ये वाली HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बनाई, उसको मैंने गिटहब पे होस्ट कर दी। अब मैंने एक CI/CD लगा दी कि यार जब भी गिटहब के ऊपर मैं पुश कर दूं नया डेटा तो वो क्या करते हैं, नेटलीफाई पे अपडेट हो जाए, डिप्लॉय कर दे। ये तो पता है ना सबको, CI/CD इतना तो पता है ना, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, जबरदस्त, CI इतना तो पता है, गुड है। यस सर, ये पता। अब मुझे ये बताएं कि कल मैं आता हूँ आपके पास, आपको कहता हूँ यार इस डायरी इंडस्ट्री के नीचे एक और यार कोई नई इंडस्ट्री ऐड कर दो, तो आपने एक और नई इंडस्ट्री ऐड कर दी, फिर आप क्या करेंगे, गेट के ऊपर अपडेट कर देंगे कोड को, पुश करेंगे तो वो नेटलीफाई उसको लेसन कर रहा होगा, वो देखेगा कि हाँ यार कुछ चीजें चेंज हुई हैं, तो वो उसको दोबारा से डिप्लॉय कर देगा नेटलीफाई। ऐसा ही चलेगा पूरा प्रोसेस, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब मैं कहता हूँ कि ये जो डेटा आपने हार्ड कोडेड डाला था इसको यार सर्वर से लेके आओ, इसको कहाँ से लेके आओ, हाँ मतलब सर्वर से लेके आओ, मतलब किसी सर्वर के ऊपर ये पूरी कैटेगरी जो है ना वो कहाँ पे हुई भी, सर्वर के ऊपर सेव हुई भी है।
पहले तो ये सारी कैटेगरी हमने नहीं, कहाँ पे सर, डाली थी, हार्ड कोडेड काइंडली HTML ये CSS के अंदर। सर नहीं, ये प्रॉब्लम कर रही है। देखें, हमने एक दफा स्टैटिक साइट को नेटलिफाई पे डाल दिया, CI/CD बना दी। अब आपने कहा जी अपडेट करें, हमने उसे अपडेट भी कर लिया अपनी वर्चुअल कोड स्टोर से और उसको पुश कर दिया। अब सर आप कह रहे हैं सर्वर से डाटा लेके आओ, वाई सर, और कैसे आएगा सर्वर से डाटा? यही सवाल। अब मैं आता हूँ उसी की तरफ, मतलब अब प्रॉब्लम समझ में आई आपको, तो अब सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। गुड हो गया। अभी तक हम सारा डेटा कहाँ पे डाल रहे थे, हार्ड कोडेड डेटा डाल रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि यार कुछ डेटा हार्ड कोडेड है और कुछ डेटा मुझे लेके आना सर्वर से। तो अब जब भी ऐसा काम करना है कि यार मैं जब भी सर्वर पे डेटा ऐड करूँ तो मेरे पास ये सारा डेटा ऑटोमेटिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर सेव हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट यानी जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो बहुत फास्ट होती है, बार निस्बत के हर दफा मुझे API कॉल करके डेटा लेके आना। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर, राइट। ऐसा ही है ना? गुड है। और अगर रिएक्ट की भी बात करूं तो रिएक्ट की भी एप्लीकेशन अगर हम गौर से देखें तो रिएक्ट होता क्या है आपको पता है? रिएक्ट में सीन ही होता है कि आप रिएक्ट पे एप्लीकेशन बनाते हैं, वो बनाता जरूर है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, लेकिन वो रिएक्ट को यूज करके काम कर रहा होता है। ऐसा ही है? जी सर, ऐसा ही है ना? वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के मतलब स्टैटिक पेजेस नहीं बना के देता आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर, वो कंपोनेंट बना के देता है हमें। हाँ, कंपोनेंट्स देता है और वो डायनामिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू सारे काम कर रहा होता है। ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके बीच में एक लेयर आ गई। बीच में क्या लेयर आ गई कि स्टैटिक वेबसाइट्स के बीच में एक लेयर आ गई कि अब सारा काम किससे आप कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप कंपोनेंट बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से आप API को कॉल करते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से सारी चीजें आती हैं, आप कंपोनेंट के अंदर डेटा दिखाते हैं और वो फिर आपको ब्राउजर के ऊपर शो होता है। ऐसा ही है अभी रिएक्ट के अंदर। अब स्टैटिक वेबसाइट्स में क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? हम HTML के लेवल पे दोबारा जाना चाह रहे हैं। हाँ, अब मुझे यही सवाल था कि HTML स्टैटिक वेबसाइट्स में क्या होता है, मुझे थोड़ा सा ये बताएं। सिंपल HTML CSS लिखा था हमने। सिंपल HTML में डेटा थोड़ा सा फास्ट होगा ना, बानिस्बत के रिएक्ट के अगर हवाले से देखें कि रिएक्ट के अंदर तो हमें सारी चीजें लेके आनी है, फिर बिल्ड करनी है, फिर शो करनी है। अगर मैं HTML CSS की स्टैटिक वेबसाइट्स की बात करूं तो वो तो पहले से बनी हुई चीजें पड़ी हुई है HTML के अंदर, ये ऑलरेडी एम्बेड हुई है। तो जैसे ही बंदा ओपन करेगा ब्राउजर पे कोई भी वो वाला पेज, तो उसके बाद HTML डायरेक्ट शो हो जाएगी। उसके लिए जावास्क्रिप्ट का पूरा प्रोसेस नहीं चलेगा कि वो डेटा लेने गया, लेके आया, फिर बनाया, फिर शो किया कैटेगरी। ऐसा ही है? यस सर। अब इसी एप्लीकेशन को इसमें सोचिए, अगर ये HTML स्टैटिक है तो ये जब मैं फर्स्ट टाइम ओपन करूंगा तो पेज बहुत फास्ट रेंडर होगा। ऐसा है? जल्दी से सामने शो हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें तो ऑलरेडी HTML के अंदर मौजूद है। यस सर। अब दूसरे एंगल से सोचिए, अगर ये API कॉल वाला काम होगा तो क्या होगा? तो पहले पेज रेंडर होगा और फिर यहाँ वाला पार्ट थोड़ी देर लेगा, उसके बाद सारी चीजें शो करेगा। तो ये इट टेक्स सम टाइम। एम आई राइट? सर जो मुझे समझ आ रही है, पहले हम अपनी HTML को जावास्क्रिप्ट में ले गए थे, अब हम सारी चीजें उठा के वापस अपनी HTML में लेके आए। एग्जैक्टली। अब यही मैं कह रहा हूँ, अगर हम इसको सोचते हैं स्टैटिक के हवाले से तो आपको समझ में आएगा कि यार ये मैंने सारी चीजें HTML में लिखी है हार्ड कोडेड और जबरदस्त डिप्लॉय कर दी, तो फौरन चल रहा है, कोई API कॉल नहीं जा रही, कुछ भी नहीं जा रहा, फौरन से पेज लोड हो गया। ऐसा है? यस सर, ऐसा तो है। ठीक है, ऐसा है। अब हम दूसरा सिनेरियो कहता हूँ, अगर मैं इस वाले काम को सर्वर के ऊपर ले जाता हूँ सिर्फ कैटेलॉग वाले, तो क्या होगा, कुछ चीजें स्टैटिक हैं जो कि फास्ट लोड हो जाएंगी, लेकिन ये वाली चीज थोड़ा सा टाइम लेगी लेकिन शो हो जाएगी। ऐसा ही है? जी सर। जबरदस्त, ये भी अच्छा हो गया। सर काइंडली जरा थोड़ा सा मैं ये समझाऊं कि मतलब हम HTML का पेज जो है वो किसी भी सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया एक बार, जिसे हम बिल्ड टाइम कह रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक हो गया सर। उसके बाद हमने GraphQL को यूज करते हुए या कोई भी टेक्निक यूज करते हुए जो स्ट्रक्चरल डाटा है, जिस तरह ये लिखी हुई है, PDF लिखा हुआ है, ये चलिए सर स्टैटिक है, इसको सर हम डाटा को ला रहे हैं सर्वर से आस्ता आस्ता, यही कहना चाह रहे हैं आप? यस। पहले हमारे पास सारा हार्ड कोडेड डेटा था, तो हमने देखा कि यार HTML का हार्ड कोडेड डेटा बना के डाल दिया, तो सही ये नेटलिफाई पे चला दिया, गुड हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने HTML में हार्ड कोडेड डेटा लिखा था ना, ये हार्ड कोडेड डेटा अब नहीं है मेरे पास। अब ये सारा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास? सर्वर पे पड़ा हुआ है, और वहां से ये शो कर। अब मुझे ये बताएं, वापस अगर मैं यही वाला काम करता हूँ तो ये तो वापस वही वाली प्रॉब्लम आ गई कि यार जब मैं सर्वर पे डेटा लेके आ रहा हूँ
तो ये तो हर यूजर जाएगा सर्वर पे डेटा लेके आएगा, तो फिर वापस वही नेटवर्क रिक्वेस्ट लगना शुरू हो गई। अगर 1000 यूजर्स आते हैं तो 1000 नेटवर्क रिक्वेस्ट लगेगी, ऐसा होगा सर। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट के जो आपका स्टैटिक स्ट्रक्चर है वो तो सबको शो हो जाएगा, वो फिर थोड़ा सा वेट करवा के बाकी डेटा लाता रहेगा। सही है। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम तो खड़ा हुई है ना, जो मैं कह रहा था कि नेटवर्क रिक्वेस्ट तो इसके लिए लगी रही है ना। हाँ तो सर एग्जैक्टली अब मुझे ये बताएं कि डेटा भी सेम ही आ रहा है, नेटवर्क रिक्वेस्ट भी लग रही है, तो फिर फायदा क्या हुआ जैम स्टैक पे जाने का, है ना? यस सर। अगर मैं इसको दूसरे एंगल से सोचूं, यार मैं सोचता हूँ कि किसी डायनेमिकली मुझे पता है कि यार ये जब भी चेंज होगा मुझे किसी तरीके से पता चलेगा, जिस तरीके से हमने सब्सक्रिप्शन लगाई थी उस तरीके से अगर मैं सोचूं इसको कि यार ये सर्वर का डेटा आ रहा है, मैं इसको एक दफा कैप्चर करूं और उसके HTML पूरी खुद बना लूं, खुद अपनी लिख लूं हाथ से, और फिर मैं इसको डिप्लॉय करूं, तो क्या अब ये थोड़ा फास्ट होगा? इंस्टेड ऑफ हर दफा नेटवर्क कॉल रिक्वेस्ट करने के, मैं खुद अपनी HTML बना लूं सर्वर से डेटा वन टाइम API रिक्वेस्ट कॉल करके। यानी जब फर्स्ट टाइम बनाऊंगा, जब मैं इसको बिल्ड करने जाऊंगा एप्लीकेशन, तो एक दफा रिक्वेस्ट सेट करूं, वहां से जो डेटा है उससे HTML बनाई और वो पूरी HTML मैंने डिप्लॉय कर दी। तो अब जितने भी लोग आएंगे उनको सिर्फ पूरी HTML ही नजर आ रही होगी, नेटवर्क रिक्वेस्ट तो उनके पास से नहीं जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? इधर मसला नहीं सर, कैसे पॉसिबल है? मतलब देखें, ये तो फिर वही पुरानी चीज आ गई ना कि हमने हार्ड कोडेड कर दिया सारा काम। हाँ बिल्कुल हार्ड कोडेड तो क्या, लेकिन डेटा कहाँ से लेके आए आप? सर डेटा तो भले सर्वर से आया। हाँ सर्वर से आया। मैं आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो वापस हार्ड कोडेड हो गया, तो अब मुझे वापस डेटा चेंज करना होगा, तो कैसे होगा? यस सर एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताएं, क्या ये पॉसिबल है कि जब मुझे वापस डेटा इसके अंदर मैंने कुछ एक और ऐड किया, कैटेगरी एक और ऐड की, तो मुझे कहीं से पता चले कि यार इसके अंदर एक और कैटेगरी ऐड हुई है, वापस से अपनी HTML पूरी जनरेट करो, वापस डिप्लॉय कर दो? पॉसिबल है? ये वाला पेज वापस जनरेट करो और वापस डिप्लॉय कर दो। तो सर वो CI/CD में सर क्या फर्क रह गया फिर? मतलब CI/CD में भी तो हम यही कर रहे हैं ना कि हमें जब भी वो कैटलॉग या कोई भी चीज ऐड करनी है या डिलीट करनी है, तो हम अपने उसे गिट पे पुश करते हैं और नेटलिफाई हो या AWS कोई भी हो, वो वॉच कर रहा है, वो कैटलॉग अपडेट कर देता है। फिर क्या फर्क रह गया इसमें? सर HTML वाला फिर भी ज्यादा तेज होगा ना, ये ब्राउजर की अपनी लैंग्वेज। हाँ एग्जैक्टली HTML वाला तो ऑलरेडी फास्ट ही है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी नेटवर्क रिक्वेस्ट भी तो बची, आप ये भी तो देखें। अब देखें, मैं अब ये आपको समझाता हूँ और इसके बाद हम क्लास ऐड करते हैं, ठीक है? अब ये देखिए, मुझे HTML बिल्ड करनी है, ठीक है? एक तरीका मैंने देखा कि, और करनी भी किससे? API कॉल से आएगी। API कॉल से मेरे पास क्या आएगी? सारी कैटेगरीज। एक तरीका मैंने देखा कि यार ठीक है, HTML बिल्ड की और इसी के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट ऐड की, जावास्क्रिप्ट की मदद से API कॉल हुई, कैटेगरीज हमेशा आके शो हो रही है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जब 1000 यूजर्स आएंगे तो क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? हेलो। 1000 API कॉल्स जाएंगी। एग्जैक्टली 1000 APIs कॉल जाएगी, 1000 वही वाली कैटेगरीज। क्या ये कैटेगरीज चेंज हुई किसी एंगल से अभी तक? थोड़ी देर के लिए हम करें कि लेट्स अभी मेरे पास 100 कैटेगरीज हैं, काउंट ऑफ 100 है क्वांटिटीज की, ठीक है? तो ये 100 ही है, तो हर दफा डेटा सेम ही आ रहा है, लेकिन सेम डेटा के लिए मुझे हमेशा कहाँ पे जाना पड़ रहा है? सर्वर पे। सर्वर पे जाना पड़ रहा है, ठीक है? तो इसके बाद एक सॉल्यूशन मैंने इससे पहले हमने एक सॉल्यूशन देखा था कि मैं क्या बना दूं, स्टैटिक वेबसाइट बना दूं, पूरी स्टैटिक वेबसाइट बनाऊं जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं यहाँ से और जावास्क्रिप्ट में API कॉल हटा दें। तो ये अब थोड़ी देर के लिए बताएं, अगर ये वाला काम और ये वाला काम देखें तो इन दोनों में से फास्ट काम कौन सा होगा? स्टैटिक वाला सर। स्टैटिक वाला क्यों? सर पहले से उसमें API कॉल्स वगैरह नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि अब ये स्टैटिक है, तो इसके अंदर जब मुझे चेंज करना होगा तो वापस वही सारा काम करना पड़ेगा, और ये मतलब कहीं किसी सर्वर पे सेव नहीं हुआ हुआ। ऐसा ही है? थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये देखता हूँ तो सर आप 2 मिनट रुकिएगा। यस सर एग्जैक्टली। सर हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ना कर लें। बिल्कुल, ये मुझे ये क्योंकि जैम स्टैक है यही चीज, तो मुझे पता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा अगर ये चीज समझ गया ना, फिर हम पूरी जैम स्टैक को समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह करते हैं। सर कोड अपडेट करते हैं सर गिट पे।
चलो ठीक रिकॉर्ड अपडेट कर देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। गेट्सबी और जेम्स टेक की स्लाइड सेंड कर थैंक यू सर। और कोर्स का करिकुलम भी सर शेयर कर दें व्हाट्सएप पे। करिकुलम भी कर देता हूँ व्हाट्सएप पे मेरे सर पास। नेक्स्ट क्लास में क्या सर ये होगा? व्हाट्सएप ग्रुप में भी सर जी कर दीजिएगा सारा ये मैं कर देता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे कर देता हूँ सारी चीजें, ठीक है। सर जी सिलेबस भी शेयर कर देना। हाँ व्हाट्सएप पे सिलेबस और ये गेट्स भी दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। सर व्हाट्सएप का लिंक भी शेयर कर दीजिए चैट पे भी। अल्लाह हाफिज। यार कोई प्लीज शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मेरे पास अभी लिंक है नहीं, व्हाट्सएप का लिंक प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह सर।